जरूर कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम जो है वो आयनिक प्रोडक्ट क्या होती है, ठीक है, कैसे काम करती है आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, उसी के ऊपर कुछ बात करेंगे और फिर पीवाईक्यू भी कुछ सॉल्व करेंगे। जैसे एक पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू है 2023 का, प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, पेपर 1। मैंने आपको पहले ही बताया था, उस पे नोट्स पे आपके लिखा भी हुआ है, ठीक है, 2023 पेपर 1। उसमें जो क्वेश्चंस थे जो रह गए थे वो भी करेंगे, कुछ और मैंने जो नहीं डाले थे वो भी करेंगे, ठीक है। तो सारे हो गए तो बहुत बढ़िया, वरना फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। नो वे, नमस्ते बेटा। तो देखिए प्लॉटिंग, अब यहाँ पर ना आपको एक ये क्वेश्चन दे रखा है, प्लॉटिंग 1/λm, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, और सी लैम्डा अगेंस्ट सी लैम्डा कंसंट्रेशन इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए मोनोबेसिक एसिड HX, कोई एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है, रिजल्टिंग इन द स्ट्रेट लाइन, ये खुद बता रहा है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, विद वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट P एंड स्लोप S। इंटरसेप्ट और स्लोप बता रखा है, रेशो बताना P/S का। इसका मतलब सीधा सीधा हमें ग्राफ बनाना। तो ध्यान दीजिए हमें ग्राफ पर क्या क्या करना है। उसने बोला प्लॉटिंग 1/1 मुझे लैम्डा m, ठीक है, और वर्सेस सी लैम्डा m। तो ये तो मेरा x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, ये मेरा y एक्सिस पर होना चाहिए, है ना। तो देखो कैसे होगा भाई, y इक्वल mx प्लस सी, यही होता है स्ट्रेट लाइन के लिए, सबको पता है। यस सर। तो आपको बस इसको डालना है, और जिसमें इसने y खुद बता रखा है, x खुद बता रखा है, ये है। तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें 1/λ और c लैम्डा m होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको अगर यहाँ लिखना चाहूँ कि मुझे क्या चाहिए है, देखो क्या बनेगा, 1/λ m लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल होना चाहिए, m मुझे पता नहीं है, x मुझे पता है, c इंटू लैम्डा m होना चाहिए, ठीक है, प्लस c। क्या इसने c के बारे में कुछ बोला? कुछ नहीं बताया, बस वो बोल रहा है इंटरसेप्ट p है, p इंटरसेप्ट है, स्लोप s है, ठीक है, स्लोप। तो यानी कि इसने इंटरसेप्ट बता रखा है p, यानी इसको तो इसने p का नाम दिया है, और स्लोप को उसने s का नाम दिया है, ऐसी है ना स्लोप, ठीक है, s है। तो अब ये बोल रहा है s और p का रेशो बताना है। तो भाई ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें ये आता हो, ये आता हो, और m और c तो हम ढूंढ ही लेंगे, सिर्फ मुझे ये दोनों चीजें चाहिए। ग्राफ जो होता है उसमें आता है ना, मतलब लेमडा एम का ग्राफ जो होता है, रूट सी वाला एक आता है, रूट ए रूट बी। सर वो वो इक्वेशन डी बाय हक्कल ऐसे कुछ करके थी। गुड इवनिंग बेटा। क्या क्या क्या, सॉरी दोबारा बोलना आकाश बेटा। सर डी बाय हक्कल कौन हुआ? डी डी बाई हक्कल क्या कर, डेबी हक्कल इक्वेशन, यस सर, डेबी हक्कल ठीक है, इक्वेशन। ठीक है, उससे बना सकते हो 1/λ और सी लैम्डा। सर यहाँ पे वो लैम्डा m अपन लैम्डा नॉट m सी अल्फा होता है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वहां से बना लेते हैं। एसिड दे रखा है कि a से के a की वैल्यू में पुट कर देंगे अल्फा की जगह। ठीक है, ठीक है, प्रणव भी ठीक आइडिया दे रहा है। अब देखो जरा, अब मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाहता हूँ वो पढ़ना। एडवांस का क्वेश्चन है, लगता ऐसे है कि जैसे पता नहीं यार क्या चीज दे रखी है, कुछ अलग ही है, मतलब हमने शायद ये कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने ये सब पढ़ रखा है, सिर्फ आपको उसके नजदीक पहुंचना है। कैसे? y इक्वल एम एक्स प्लस सी, इसमें हमें पता लग गया y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है वो हमें पता है, c और m तो अपने आप निकल ही आएगा। तो हमें ऐसा एक इक्वेशन चाहिए जिसमें c लैम्डा और 1/λ है, ठीक है। आप लोग जो बोल रहे हो डेबी हकल वाली इक्वेशन, उससे भी करके देखिए, ठीक है। अब इन्होंने कैसे सॉल्यूशन दिया है, मैं अब वो आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर C मोलर कंसंट्रेशन है, ये हमें पता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये भी पता है, लैम्डा नोट होता है, और लैम्डा m जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, है ना। Ka को डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड बोलते हैं, एसिड के लिए होता है ये, ठीक है। अब या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड बोल सकते हैं आप, ठीक है, एक ही चीज है वो। तो देखो अब इन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन ध्यान देना क्या है, सॉल्यूशन में ट्विस्ट क्या है, जो अभी प्रणव ने बताया ना, लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा नोट m। अब ये देखना, लैम्डा को ये उल्टा भी ऐसा भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे की आपको आदत होनी चाहिए कि लैम्डा को उल्टा v भी लिखा जा सकता है, ये भी लैम्डा है, और ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, दोनों तरफ से सही चलता है। तो ये इक्वल किसके होता है, ये अल्फा के इक्वल होता है। और Ka फॉर मोनोबेसिक एसिड के लिए Ka क्या होता है भाई, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। याद है ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ था? करना आता है इसको डिराइव सबको, याद है। है ना। वो बस एसिड लिखो, चलो फिर भी मैं थोड़ा सा इसको
वो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। CH3COOH ये है, इक्विलिब्रियम में आएगा, पानी के साथ मिक्स आउट होगा, तो CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, तो मान लो इसकी कंसंट्रेशन थी C, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये थी 0, इनिशियल कंसंट्रेशन इनकी 0 थी। फिर मान लो इसमें से C माइनस कुछ कम हो गया, कितना कम हुआ बताओ, क्या लिखेंगे? C अल्फा। C माइनस C अल्फा। C माइनस C अल्फा, ये कुछ कम हो गया। ठीक है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये पता है आपको, है ना? तो यहाँ कितना बनेगा? C अल्फा प्लस C अल्फा। ठीक है, तो K क्या आ जाएगा? Ka इक्वल आएगा C अल्फा स्क्वायर C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई, है ना, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C और C माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, C को कॉमन निकाल लिया मैंने, C से C का स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C माइनस अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा, यहाँ 1 आएगा ना यार, गड़बड़ कर दिया मैंने। भाई ऐसी कोई गलती होती है तो डोंट वरी, उसको सीरियस नहीं लेने का, ठीक है, वो मेरे से भी हो सकती है। तो 1 माइनस अल्फा ये आ गया, ये सबको समझ में आ गया। ये सिर्फ किसके लिए है? मोनोबेसिक एसिड के लिए। अगर कोई डाई बेसिक एसिड है ना तो सिचुएशन पलट जाएगी, C क्यूब अल्फा क्यूब ऊपर आएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ, और नीचे तो अपने आप उसको बनाना आपको सीखना चाहिए। क्लियर है भाई? यस ठीक है सर। एंडरसन, तो यानी ये अब आपने बना लिया, और हमें पता है अल्फा की वैल्यू, अल्फा की जगह पे ये भर सकते हो, तो यहाँ अल्फा की जगह ये भर दो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, सब इसके अंदर इनबिल्ट है। तो देखो क्या है भाई, यहाँ पर C अल्फा स्क्वायर यानी लैम्डा बाय लैम्डा नोट, उसका स्क्वायर कर दिया। नीचे क्या था? 1 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह लैम्डा बाय लैम्डा नोट, ठीक है, लैम्डा m बाय लैम्डा नोट m, ये भर दिया। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, Ka इक्वल समथिंग समथिंग समथिंग, नीचे सॉल्व करते जाइए और आपके सामने सीधा ये आ गया। ये है वो इक्वेशन जो हमें चाहिए। ये समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक ये कर लोगे अपने आप? अब देखो ये Yes, sir. लिखे बिना आप लोग खुद डिराइव कर सकते हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आसानी से इसे कर सकते हो, मुझे पता है। यहाँ तक करना कुछ नहीं है, 1 बाय लैम्डा हमें चाहिए था, क्या चाहिए वो दोबारा से देखो जरा, 1 बाय लैम्डा और C लैम्डा, नोट नहीं चाहिए हमें उसको, 1 बाय लैम्डा और C लैम्डा की फॉर्म में, बस हमें यही चाहिए था। तो 1 बाय लैम्डा ये रहा और C लैम्डा ये रहा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके मल्टीप्लाई में क्या है? Ka लैम्डा नोट का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया? M, ठीक है। तो M को इसने क्या कहा था? M इसने S बोला था, M को S बोला था, प्लस C बोला था कांस्टेंट, तो C ये C है, C को इसने क्या बोला था? C को इसने P बोला था। हाँ भाई, क्लियर है सबको? Yes, sir, clear. देखा जाए तो 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये, अगर सही सोचो तो, लेकिन इस तरह की अप्रोच हमने कभी करी ही नहीं हो तो हमें पहले उसको सोचना पड़ेगा, फिर वो फॉर्मूला करना पड़ेगा, फिर इधर उधर की कोई इक्वेशन देख के हमें सोचना पड़ेगा, यार इससे ये बन सकता है कि नहीं बन सकता। यही चीजें टाइम खाती हैं, तो इसी टाइम को बचाने का तरीका है कि आप पिछले प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अलग लेवल की अप्रोच है, बस ये थोड़ा अलग सोचना है, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारे पास P और S का रेशो उसने बोला था, तो P बाय S का रेशो अब आप लोग निकाल सकते हो। तो रेशो निकलेगा Ka लैम्डा नोट, तो राइट आंसर विल बी Ka लैम्डा नोट। ए ही आ रहा है ना? ए ही है, Yes, sir. ए है, ठीक है, तो ए इज राइट ऑप्शन, दैट्स इट। हाँ भाई, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? Yes, सर sir. इसे कॉपी में लिखना है इस वाले सॉल्यूशन को? सॉरी बेटा, क्या कह रहे हो? सर इस सॉल्यूशन को कॉपी में लिखना है? बिल्कुल खुद करके देखना है। मैं अभी अभी बात कर रहा था यशवीर से, आप लोग लेट आए हो थोड़ा सा क्लास में सभी, है ना, थोड़ा टाइम से आया करो यार, 4 बजे क्लास स्टार्ट होती है, तो 4 बजे हम कर दें स्टार्ट तो बेटर है, उतना ही जल्दी फ्री होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वरना 10 मिनट में आगे बढ़ा दूंगा, बात तो वही है ना? तो देखिए क्या करना है, मैं यशवीर को यही बता रहा था, ये जितने क्वेश्चन है जो PYQ है जो हम यहाँ करेंगे, वो कम से कम आप 4 बार जरूर करके देखें, नोटबुक और पेन से अपने हाथों से इसको करें, बिना देखे, सॉल्यूशन को देखे बिना। हमने एक बार सॉल्यूशन कर लिया, मैंने आपको दिखा दिया, अब खुद करो। बीच की अप्रोच मैंने छोड़ दी कि किसको लेफ्ट राइट क्या करना। 1 बाय लैम्डा मुझे चाहिए था, ये मेरे को पता था, आपको भी पता था 1 बाय लैम्डा चाहिए, पूरी इक्वेशन में 1 बाय लैम्डा इस तरफ आना चाहिए, बाकी सब कचरा दूसरी तरफ ले जाओ, ये आपको आसानी से आता भी है, आराम से कर लोगे। इतना खुद करो नोटबुक पेन से, उसमें कुछ गलती होगी तो ये सेम आंसर शायद ना आए, फिर उसको दोबारा से करो कि भी गलती क्या हो रही है, फिर गलती को ढूंढो, फिर सेम आंसर ढूंढोगे। इस क्वेश्चन पर इतना फोकस हो जाएगा जब आप इसको अपने हाथों से करोगे कि ये याद हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन में ये गलती होती है, और इसमें अप्रोच जो है ना वो तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है।
गलती याद होता है, अप्रोच तो अपने आप याद रहेगा। समझ में आया कैसे करना है? और ये कम से कम 4 बार करना है। अब आज पहली बार कर लोगे, हम इसको दोबारा रिपीट के लिए, रिवीजन के लिए मैं आपको बोलूंगा, तो मैं जैसे 2-3 पेपर हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा कि ये वाला पेपर दोबारा से करना आप लोग, इसके 10 क्वेश्चन कर लेना, है ना। तो जिस दिन मैं आपको बोलूं कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन, आपको प्रीवियस पेपर के 10 क्वेश्चन करने हैं, उस दिन दूसरी बार रिवीजन हो जाएगी, लेकिन हैंड रिटन करना है। फिर उसके बाद जब तीसरी बार बोलूंगा तो समझ गए? हाँ बिल्कुल बेटा, हरिओम बेटा, रटना है। एक्चुअल में क्रैमिंग इज द बेस्ट। आप लोगों ने 3 इडियट पिक्चर देखी है सबने? उसके अंदर वो जो कौन सा होता है, साइलेंसर का रोल करता है जो बंदा, है ना, चतुर चतुर चतुर। चतुर। देखो उस पिक्चर में कहते हैं, देखो सक्सेस के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो, सक्सेस झक मारती हुई पीछे आएगी, है ना। तो वो बात ठीक है, लेकिन व्हाट इज द सक्सेस? सक्सेस तो फिर वो चतुर था ना, वही पीछे भाग नहीं रहा नहीं था। नहीं सर, उसमें ये कहता है कि काबिल बनो, काबिल, सफलता के पीछे हाँ, मत भागो, काबिलता के काबिल पीछे बनो, भागो। सफलता आ जाएगी। हाँ तो फिर लेकिन चतुर सर देखो, उसका वो नौकर बना और उसका बॉस जो है वो रैंचो बन गया। बेशक उसका बॉस रैंचो बना, लेकिन सफलता कौन है? बोला सफलता झक मारती हुई पीछे आएगी। सफलता कौन था? रैंचो सफलता था। सोचो, वही तो हाँ सर, पीछे घूम रैंचो ही रहा तो था। वही तो, यानी कि रटने वाले पीछे थोड़ा रहे हैं। रटने वालों के भी बहुत, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ रटो, क्या उसको समझ नहीं थी? बिल्कुल भी। जो इतना रट्टा मार सकता है, आप समझते हो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फिल्मों में तो बहुत सारी चीजें फेक दिखाई जाती है, आपको भी पता है, लेकिन ध्यान से यस यस। सोचना कि अंडरस्टैंडिंग अपने आप बन जाएगी। अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी चीजें याद ही करनी पड़ेंगी। आपको एक सिंपल सी बात है, क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं और मैं बोलूं कि सबके नाम आपको सामने बुलवा देता हूँ, अंडरस्टैंड है, नाम आपने सुना, आपको समझ आ गया, नाम तो नाम है, उसको याद तो करना ही पड़ेगा। सिंपल। तो सर याद लेकिन किए रटने में ये चीज है, पता है कि रट लेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप नहीं होगा। लेकिन जब आप समझ सकते हैं तो एक इन्वेंशन वाला जो होता है ना, आप खुद से कुछ अपना अब बना मैं सकते आपको हैं, कुछ नया सुनिए कर सुनिए सकते बेटा, हैं। उसका भी बताता हूँ। इफ यू हैव मेमोराइज्ड, ये हमें बचपन में ना उल्टा केस समझाया जाता है कि सिर्फ समझना चाहिए चीजों को, ये बचपन में बताया जाता है। इफ यू हैव मेमोराइज्ड समथिंग, अगर आपको कोई चीज याद है, वो आपको समझ आ जाएगी। आप उसको रिपीट करते रहिए, वो आपको समझ आ जाएगी। हम बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पर प्रैक्टिस से क्यों परफेक्ट होता है? कि कुछ चीजों पर जहां गौर करना होता है ना, वाई यू हैव नीड टू ए टीचर। आपको एक टीचर की नीड क्यों है? मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका रीजन क्या है? जिस चीज पर फोकस करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि लिखा हुआ तो किताबों में मिल ही जाता है। फिर क्यों नहीं आप खुद पढ़ के आप खुद कर लेते हो? आपको टीचर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि टीचर उस पॉइंट पर फोकस करवाता है। वो कहाँ से पता लगता है? टीचर ने किया होता है खुद कभी ना कभी, और फिर वो आपको बता देता है कि इस पॉइंट पर फोकस करना चाहिए। लाइक दैट, इस चीज को कन्विंस करो खुद को कि आपको याद तो लास्ट में करना ही पड़ेगा। और अब अगर अब तक आपने इतना पढ़ा है, तो डेफिनेटली जिस बच्चे ने मेहनत की है ना, और बार बार क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया है, बार बार प्रैक्टिसाइज किया, उसको वो क्वेश्चन याद है। जो मैं बात बोल रहा हूँ वो कर चुका है, वो उसे समझ नहीं है ये बात कि मैंने वो याद कर ली है। किसी से पूछ के देख लो, यशवीर, प्रणव, जिन्होंने अच्छे नंबर के लिए तैयारी की थी, तो आपको पता नहीं है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो याद है। याद तो है सर। बहुत सारे क्वेश्चन याद है, तो आपने प्रैक्टिस किस लिए की? याद करने के लिए ना। अब देखते ही आंसर आता है, क्यों? क्योंकि याद है। और वो चीज मैं कहूंगी सिर्फ समझ के छोड़ दो, तो फिर क्या वहां पे डेरिवेशन करने बैठोगे कि फॉर्मूला पहले डिराइव करेंगे हम, फिर उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? 3 घंटे तो वैसे लगा दोगे। तो कुल मिला के याद तो करना ही पड़ेगा, याद रख लेना। हाँ, समझ जरूरी है ताकि आपको समझ आ जाए, बट याद करना मतलब रिपीट तो करना ही पड़ेगा। चलो भाई, आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, कैसे वर्क करती है, तो इसी के ऊपर थोड़ा सा बताऊंगा आपको। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब है आयनिक प्रोडक्ट्स। आयनिक प्रोडक्ट किसी साल्ट की, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह होती है, और वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बदलोगे तो बदल जाएगी, वरना वो नहीं बदलेगी कभी। तो दो मान लो NaCl है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। NaCl है, NaCl में Na पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा, ठीक है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब ये सैचुरेटेड क्या होता है भाई, बताया कोई मुझे? सर जिसमें और सॉल्यूट मिला नहीं सकते एक पर्टिकुलर सर आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हाँ, पूरा तो देखो सैचुरेटेड दोनों सही है, ठीक है। पिछली क्लास मिस हो गई थी, क्या करवाया था हमने बेटा? पिछली क्लास में प्री PYQs ही हमने सॉल्व किए थे, नो वरी, ठीक है। उसमें कुछ आपको घाटा नहीं होगा, वरना यूट्यूब वाला वीडियो देख लेना आप। तो देखो NaCl, अब NaCl जितना घुलना चाहिए ना पानी में, उतना घुल गया। मान लो मैंने 1 लीटर पानी लिया था, 2 लोगे तो फिर डबल घुलेगा ऑब्वियस। पानी भी आपको सॉल्वेंट भी ज्यादा नहीं बढ़ाना है, जितना सोल्यूट है, जितना मिला सकते हो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, पानी में जितना नमक घोल सकते हो 1 लीटर में घोल दो। जब वो नमक घुलना बंद हो जाए तो नीचे बैठ जाएगा,
तो जितना घुलना था वो घुल गया, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर एक खास चीज होती है, क्या होता है उसमें जितने Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है, आयंस की मल्टीप्लाई रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम मिस करते हैं। आयंस की मल्टीप्लाई रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई, आयंस की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इसमें एक खास चीज बताता हूँ, ये कांस्टेंट रहता है का मतलब क्या है, जो हम मिस करते हैं, डेफिनेशन तो पढ़ लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर सोडियम के जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन है 5 मोल पर लीटर, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको। और क्लोरीन में मान लेता हूँ इनकी भी 5 ही है, ठीक है। अब आप कहेंगे क्योंकि NaCl टूट रहा है तो 5 ये होगा, 5 ये होगा, बराबर ही होगा। तो क्या आया मेरे पास, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ गई 25। क्लियर है? यस सर। अब मैं आपको एक जादुई चीज बताता हूँ कि अगर मेरे पास सोडियम की कंसंट्रेशन 6 मोल है, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी पता नहीं, लेकिन ये 25 ही आएगा, ये नहीं बदलेगा। मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है। अब हमारे दिमाग में छपा होता है कि सोडियम NaCl बाहर निकलेगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जितने Na की कंसंट्रेशन होगी उतनी तो Cl बनेगा, उतना नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें कुछ और चीज मिक्स होगी जिसको कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। मान लो मैंने HCl घोल दिया इसमें, अब HCl डिसोल्व कर दिया तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन तो बढ़ गई, सोडियम की तो उतनी ही है, लेकिन मैंने कहा दोनों की मल्टीप्लाई बराबर रहेगी, 25 ही आएगा। अब क्लोरीन, मान लो आपको लगता है क्लोरीन की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी, सिर्फ आपको सोडियम की कंसंट्रेशन पता हो सपोज, तो क्या होगा, दोनों के मल्टीप्लाई यानी 6 इक्वल 25 बाय सॉरी x इक्वल x निकालेंगे 4 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, 25 बाय 6, तो यानी 6 चौके 24, 10 1 जा तो 6 6 36, लगभग 4.16 है ना, लगभग इतना आएगा। मतलब ये 5 नहीं है, अब ये अगर 6 है तो ये बदल जाएगा, ये याद रख लेना। टोटल मल्टीप्लाई कभी भी गलत नहीं होगी, इसी को बोलते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। समझ में आ गया सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट? एक डाउट ये है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों नंबर्स का, कभी 5 5 कभी 6 4, ये सर क्यों आ रहा है? मतलब वो डिपेंड करता है कि आपने मिलाया क्या है बेटा। देखो NaCl यहाँ पर डिसोल्व कर दिया, इसी में मैंने HCl डाल दिया, ठीक है, तो NaCl और HCl, मुझे पता है NaCl जितना घुलना था घुल गया, लेकिन उसके बाद में HCl आने के कारण क्या होगा, Cl क्या करेगा, Cl की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वो Na के पास में, Na के पास जाएगा और उसको वापस नीचे बिठा देगा। समझ गए? यानी कि कुछ Na नीचे घुल जाए, नीचे बैठ जाएगा, जिसकी वजह से Cl नहीं, इसके साथ Cl तो उतना ही है, पहले देखो Cl बढ़ गया, Cl था कितना, प्लस में न्यू Cl, कुछ नया क्लोरीन नेगेटिव आ गया, इन दोनों का टोटल तो बढ़ गया। अब इस न्यू Cl ने क्या किया, इसमें से न्यू Cl में से कुछ न्यू Cl जो है वो Na पॉजिटिव के साथ मिल गया और उसने NaCl नीचे बिठा दिया, ठीक है, ये नीचे बैठ गया, ठीक है। और ये सारी प्रोसेस जो होती है वो सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट या लेस सोल्यूबल साल्ट के साथ होती है। ये जो एग्जांपल दिया जा रहा है ये मतलब फुल्ली सोल्यूबल है, 100% इलेक्ट्रोलाइट है ये, ठीक है। तो इस वजह से इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 आता है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी अल्फा की वैल्यू 1 है, तो पूरा घुल जाता है। बट हम बात करेंगे जो कम घुलते हैं, उनके अंदर कॉमन आयन इफेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। क्लोरीन आएगा, सोडियम के साथ चिपकेगा, उसको नीचे बिठा देगा, उसकी सोल्युबिलिटी कम कर देगा। सोल्युबिलिटी भले ही कम हो जाए लेकिन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कभी कम नहीं होती। इसलिए अगर ये 6 है तो ये कुछ और निकलेगा, दोनों कभी सेम नहीं होते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये चीज बस याद रखना, यहां से हम सोल्युबिलिटी, अब ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतना सीधा नहीं होता जितना हमने डायरेक्टली कर लिया, ठीक है। अब इसमें कुछ ट्विस्ट होता है, जैसे अगर कोई साल्ट है AX/BY, ठीक है, तो AX मतलब Al2O3, हम ऐसा कुछ ले सकते हैं, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम के अंदर आके पानी में मान लो घुल जाता है, तो Al के ऊपर 3 पॉजिटिव होता है और ये 2 Al थे, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव होता है और ये 3 ऑक्सीजन थे। ये समझ में आया? ये कुछ ऐसे टूटेगा, ठीक है। अब अगर कोई साल्ट ऐसे टूट रहा है तो उसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या करें, मान लो एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन जो थी ना, एल्यूमिनियम की Al2O3 की कंसंट्रेशन जो थी वो S थी, सपोज दैट। ये समझ में आया सबको? यस सर। ये कंसंट्रेशन सोल्युबिलिटी Yes, sir. इसकी मान लो कि वो S थी, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम भी तो S बनेंगे और फिर इसका डबल भी बनेंगे, यस 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 सर। S के डबल बनेंगे। और ये कितने बनेंगे, ये ऑक्सीजन भी S ऑक्सीजन के बराबर तो होंगे, लेकिन 3S. ये ऑक्सीजन 3 निकल रहे तो 3S बनेगा। ये समझ में आ गया? तो कंसंट्रेशंस आपके पास आ गई हैं,
अब मैंने क्या बोला था, KSP, अगर आप सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट तभी निकलेगी जब सैचुरेटेड होगा, मतलब जितना घुलना है घुल गया। अगर मान लो आप कहें कि सर वो तो 100% जितना घुलना था घुल गया, अगर हमें कम घोल दिया तो थोड़ा सा हमने कम ले लिया, ज्यादा नहीं, पूरा नहीं घोला, जितना घुलना चाहिए उससे थोड़ा सा साल्ट कम ले लिया, तब सेम चीज निकालेंगे, सेम चीज निकलेगी, सेम कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई होगी, लेकिन उसको बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की निकलती है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सैचुरेशन से पहले निकलती है आयनिक प्रोडक्ट, सैचुरेशन के बाद भी आयनिक प्रोडक्ट ही निकलती है। अब सैचुरेशन के बाद कौन सी कंडीशन होती है, कोई बताएगा? सैचुरेशन से ज्यादा तो घुलता ही नहीं है, तो बाद वाली कंडीशन तो आएगी नहीं। रिएक्शन बैक करने लगती है। हाँ, या तो रिएक्शन बैक हो या एनी अदर, कुछ और भी है। सर वो प्रेसिपिटेट आउट होने लग जाता है। प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, ठीक है, तो वो तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा बनेगी ना कभी भी, लेकिन कई बार सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से भी ज्यादा बन जाती है चीजें, तो वो बाद में प्रेसिपिटेट होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखो, जैसे आप लोग सोचते हैं ना कि नमक है, एक हद तक हमने डिसोल्व कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ज्यादा डिसोल्व हो गया, अचानक से ठंडा करके फ्रीज कर दिया, अब नमक तो ज्यादा घुल गया, नीचे नहीं बैठा वो, उससे पहले वो फ्रीज हो गया। ऐसा कर सकते हैं आप। कई रेयर केसेस में, ये एक्सेप्शन कह लो, जो भी कह लो, मतलब जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम केसेस, तो उसमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा भी पाई जाती है, लेकिन ज्यादा होने का मतलब है कि ये थोड़ी देर में, अगर इसको टाइम दोगे तो थोड़ी देर में बैठ जाएगी, बट हम टाइम देने से पहले उसे फ्रीज कर दें तो वो एक्सीड हो सकती है, या रिएक्शन रिवर्स चल रही हो, जैसे कि प्रेसिपिटेट आउट हो रहा हो, तब भी एक्सीड हो सकती है। तो मतलब समझने का केस है, इसलिए हम उसका भी नाम लेते हैं कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा अगर आयनिक प्रोडक्ट आ जाए या कम आए तो उसको आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। सोल्युबिलिटी कम या ज्यादा दोनों हो सकते हैं। क्लियर है? यस सर। तो अब देखो Yes. भाई जरा, तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 है, तो हम इसको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, आयंस रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट की पावर भी बनेगा। ये तो पूरी कंसंट्रेशन है, डबल होगी ना कंसंट्रेशन, लेकिन जो कोफिशिएंट लगा हुआ वो उसकी मल्टीप्लाई भी होगी, वो पावर बन जाएगा। फिर 3s, ये कंसंट्रेशन और इसकी पावर 3, ये समझ में आ गया? यस सर। यहाँ एक्चुअल में सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऐसे निकाली जाती है, और रेज टू पावर में चलती है, तो 2 दूना 4 आएगा, एस का स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई में 3 3 9 27 आएगा, और एस का क्यूब आएगा। तो ये ओवरऑल क्या आ गई, यहाँ पर हम 108s5 देखो 2 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पर एस की जो वैल्यू है वो 2 + 3 है, एस की पावर 2 + 3 ना, सब मल्टीप्लाई में। ये समझ में आया? तो यानी कि ये जो आगे कोफिशिएंट लगा होता है, इसी को पावर बना दो, 2 है तो 2 की पावर, 3 है तो 3 की पावर, और मल्टीप्लाई के अंदर उसमें जो सोल्यूबिलिटी, जो कंसंट्रेशन थी ना उसकी, इसकी साल्ट की कंसंट्रेशन है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, जितनी ली थी, और इसी को बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। वो यहां पर एस की फॉर्म में जो आ रही है, ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो सोल्यूबिलिटी की पावर, जो आगे ये जो 2 और 3 है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, वो सोल्यूबिलिटी की पावर बनती है, और यहाँ पर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, जितना भी है, x की पावर x, y की पावर y, वो सब बनेगा। क्लियर है भाई? सबको समझ में आ गया? ये है फॉर्मूला सोल्यूबिलिटी का। सर अगर इसके अंदर एस हमें दिया हुआ हो, जैसे इसमें Al2O3 है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इस क्या दिया हो? और जैसे इसमें एस है तो हमने Al2O3 को एस माना हुआ है, तो अगर मान के चलिए एस हम अगर हमें दिया है, जैसे Al2O3 हाँ, है फिर कोई वैल्यू और पुट करो, बिल्कुल बिल्कुल, फिर KSP तभी तो आएगा। अब देखो, हाँ वही चीज मैं आगे बताऊंगा, वो अभी आगे एग्जांपल से करेंगे उसको, कि मान लो आपको कह दिया कि मैंने ना Al2O3 जो है ना वो 2 मोल पर लीटर है मेरे पास, 2 मोल पर लीटर, ठीक है, तो मुझे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट चाहिए। इक्वेशन लिखो, एस की जगह पर 2 मोल पर लीटर भर दो यार, बस 2 आएगा उसकी जगह पर, बाकी सब तो सेम ही है। एस की जगह पर सिर्फ 2 भर दो, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 आएगी, 3 आएगी, 3 आएगी यार। अरे आप लोग सर
सर आपकी अब आ रही है, अब आ रही मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज ठीक है, मेरा नेटवर्क चल गया था बेटा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था थोड़ा ध्यान दिया करो, मैंने यहाँ पर 3 की पावर 2 लिख रखा था, जबकि वो 3 की पावर 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो ये एक फॉर्मूला बन गया, इसमें सबको याद रहेगा। यस यस सर। सर। ठीक है, अब यस सर। इसको ना डिराइव मत करने बैठ जाना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग कहीं ना सोचो कि मेरे को डेरिवेशन आ गई और अब मैं डिराइव कर लूंगा, ये गलत है। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो डिराइव नहीं, सब कुछ माइंड में चलना चाहिए और सीधा एक वर्ड आपको सामने लिखना है। यही होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो सब कुछ माइंड में चलता है और आपको लगता है कि मैंने समझा है, असलियत में हमने उसे इतना याद कर लिया है तो सब प्रोसेस माइंड में हो रहा है और लास्ट फाइनल प्रोडक्ट हम सामने दिख रहे हैं। लेकिन आप ये अब ये मत सोचने बैठना कि मैं सिर्फ माइंड में सोचता रहता हूँ और अपने आप हो जाएगा। लिखे बिना, वो प्रोसेस बार बार रिपीट किए बिना माइंड में प्रोसेस नहीं होगी ही नहीं। आप सिर्फ सोच कर गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते हैं, ये याद रख लेना। गाड़ी का हैंडल पकड़ना ही पड़ेगा, लाइक दैट। चलिए, अब बात करते हैं आगे, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो भाई, इन्होंने एक चीज दिखा रखी है, कैलकुलेट द, अब ये वो दे रखा है, लिथियम 3 सोडियम 3 AlF6, इसकी ट्वाइस है। तो क्या करें, देखो 3 की पावर 3 आएगी, मल्टीप्लाई में 3 की पावर फिर से 3 आएगी, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 आएगी। ये जो नीचे नंबर ऑफ अमाउंट दे रखा होता है ना आयंस का, इनकी तो सीधी पावर उतनी रहेगी। समझ में आ गया? मल्टीप्लाई में s की पावर इन सब का जोड़ रहेगा, सीधा 8 आ गया। समझ में आ गया क्या? यस सर। यस। ठीक है, तो सीधा तरीका है ये प्रोसेस, जब बार बार याद करते हो तो ये प्रोसेस याद हो जाती है कि जितने आयंस दे रखे हैं उन आयंस की वही पावर लगा दो, मल्टीप्लाई करते जाओ और लास्ट में s की पावर जो है ना टोटल आयंस का सम। क्लियर है बेटा? लिथियम 3 है, सोडियम 3 है और AlF6 2 है। AlF6 टूटेगा नहीं, कहीं इसको तोड़ के और इसके भी पावर बनाते फिरो। ये ब्रैकेट का मतलब ध्यान रखना, ठीक है ना? यस ठीक है, सर। ठीक है, तो ये आपका आ गया सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। और इसके अंदर अब मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा व्हाट इज S? S क्या है? सॉल्ट की कंसंट्रेशन। 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 ठीक है, और कोई स्टूडेंट? पूजा बेटा, आपको पता लगा S क्या है? पूजा, आर यू देयर? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एंड एनीथिंग एल्स? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका इसमें कोई क्वेश्चन हो एस के रिगार्डिंग? क्योंकि अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसके ऊपर, थोड़े से लिटिल लिटिल। एक क्वेश्चन ऐसा भी है जो मुझे नहीं समझ में आया था और वो मैं आप पे छोड़ने वाला हूँ ठीक है, मतलब समझ में आ गया था लेकिन थोड़ा उसमें ट्विस्ट है, शायद गलती हो सकती है पीडीएफ में। ठीक है, तो वो मैं आप पे छोड़ने वाला हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे। चलो ठीक है, फिर तो ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन और है। देखो भाई, ये इसने ये निकाला है, कैसे निकला? KSP निकालनी है, मैग्नीशियम 3 PO4 ट्वाइस। तो 3 मैग्नीशियम 3 3 की पावर 3 PO4 ट्वाइस 2 की पावर 2, है ना? मल्टीप्लाई में S की पावर कितनी आएगी? 3 और 2 5। 5। समझ में आ गया? तो ये KSP ये आ गया KSP। तो 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 2 4, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आता है, यही आता है क्या? 3 चौके 12, यस सर। सर 120 वही में। है। ठीक है, यही आएगा। 3 चौके 12 निकाल दो, 120 में से 108 आ गया। ठीक है, और S पावर 5। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? एक यस चीज सर। बता देता हूँ, इस पीडीएफ के अंदर ना कहीं कहीं वो वाला है कि वो कोई क्रॉस का निशान नहीं है, कुछ कुछ कहीं कहीं ऐसी चीजें हैं इसमें। ठीक है, अब देखो भाई, कॉमन आयन की सोल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी पर कॉमन आयन का क्या इफेक्ट है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिक्रीज होती है, साल्ट की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ये रट्टा मारना आपको, ये लाइन याद होनी चाहिए। वो कैसे डिक्रीज होती है, अब उसके क्वेश्चंस करते हैं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको पीछे वाला कुछ समझ में आया था तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सोल्युबिलिटी, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ऑक्सालेट। अब मैं बता देता हूँ क्या क्या दे रखा है यहाँ, वैसे इन्होंने सॉल्यूशन भी दे रखा है। आई विल नॉट गो विद द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सीधा समझने की बजाय हम इसको डिटेल देना चाहेंगे। सिल्वर ऑक्सालेट है आपके पास, Ag2, Ag1 पॉजिटिव के ऊपर होगा, COO नेगेटिव ट्वाइस। समझ में आ? अब ये 2 क्या है? ये 2 उसके लिए लगा हुआ है? नहीं, ये इसका फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है? यस ये सर। फॉर्मूला है, इस 2 को 2 मत समझना कि 2 की पावर 2 कर दो, ये वाला 2 2 है। ओके सर।
सर माइक ऑफ है आपका। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? आ रही है। यस सर। भाई आज मेरा इंटरनेट पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ फाइल, ठीक है। और ये मैंने फोन से जोड़ा है, वाईफाई तो बहुत स्लो चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोल रहा था कि शेयर स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप सबको? यस सर। ठीक है। तो यहाँ आ मैं रही है। बोल रहा था ये वाला 2 जो है इसका पावर 2 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसके बाहर तो 1 ही है, ये टोटल 1 है। समझ में आ गया? ये ऐसे है और यहाँ पर Ag2 है। तो ये बोल रहा है कि ये अपने पास सिल्वर ऑक्सालेट है, सोलिबिलिटी ऑफ सिल्वर ऑक्सालेट इन 10⁻⁻2 मोलैरिटी का। आपको पोटेशियम ऑक्सालेट दे रखा है, तो K2COO नेगेटिव और ऐसा ऐसा ये ट्वाइस है और ये टोटल 1 आएगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻2 मोल पर लीटर, ठीक है, मोलैरिटी दे रखी है इसकी। गिवन दैट KSP ऑफ द सिल्वर ऑक्सालेट का KSP दे रखा आपको। सिल्वर ऑक्सालेट का KSP है 10⁻⁻10, ठीक है। इतनी मोल पर लीटर ही होगा ये। और इतनी मोलैरिटी आपको पोटेशियम ऑक्सालेट दे रखा है। ये पोटेशियम ऑक्सालेट इतना मोलैरिटी का दे रखा है। कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ सिल्वर ऑक्सालेट की सोलिबिलिटी बताइए कितनी होगी। यानी कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ये रहा वो सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर आपको सिल्वर ऑक्सालेट मिलाना है, मिक्स करना है, उसका आपको बताना है कि उसकी सोल्यूबिलिटी कितनी होगी, उसके एस की वैल्यू निकालनी। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। तो बताओ जरा इसकी अप्रोच कैसे होगी। सर इसमें पोटेशियम ऑक्सलेट तो मतलब अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा ही टूट जाएगा, तो ऑक्सलेट आने की कंडीशन आ जाएगी 10⁻⁻2 प्लस में जो सिल्वर वाला सॉल्ट टूटेगा उससे। तो जब सर जो सिल्वर वाला सॉल्ट टूटेगा उसकी कंसंट्रेशन तो वो काफी कम होगी, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ऑक्सलेट की ओवरऑल कंसंट्रेशन हम नेग्लेक्ट 10⁻2 नहीं करेंगे, एक बार हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। हम इस सॉल्यूशन को थोड़ा साइड से देखते हैं कि एक बार हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में सोचिए कि क्या होगी और क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, उसको क्यों जोड़ रहे हैं एक्स में, दैट इज द क्वेश्चन। सर क्योंकि ऑक्सलेट आयन की कंसंट्रेशन पोटेशियम और सिल्वर दोनों वाले सॉल्ट से आएगी ना। हाँ, वो दोनों से आएगी। देखो अब इसने क्या कहा है, थोड़ा मैं इसको पहले रिवील कर देता हूँ कि क्या कह रहा है प्रणव। देखो हमने ये साल्ट था, इसके अंदर ये पूरा टूट जाएगा, हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, K2 तो पूरा डिसोल्व हो जाएगा। तो जितना K2 है, K2 की कंसंट्रेशन तो हमें पता है कितनी आएगी, डबल आएगी ना इसका, 2 × 10⁻⁻2 मोल पर लीटर, क्योंकि 2 पोटेशियम है इसमें। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। लेकिन ऑक्सालेट कितना आएगा भाई? ऑक्सालेट अपने आप में एक ही मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई, ये सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन इतना मोल आ गई पर लीटर, ठीक है, जो 1 लीटर के अंदर था। अब उसने क्या कहा, इसी सॉल्यूशन के अंदर वो क्या मिला रहा है, सिल्वर ऑक्सालेट मिला रहा है। तो सिल्वर ऑक्सालेट मिलाएगा तो सिल्वर ऑक्सालेट की KSP दे रही है आपको, है ना, सिल्वर ऑक्सालेट का KSP दे रखा है। तो KSP का मतलब क्या है, यानी वो कह रहा है यहाँ पे 2 × 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 और 1 की पावर 1, वो तो कोई मायने नहीं रखता है ना, मल्टीप्लाई में S की पावर। अब S बताओ कितना होगा, 2 and 1 3, isn't it? 3 आएगा कि 2 आएगा? सर 3 आएगा ना, क्योंकि एक क्या है, ऑक्सालेट है, 2 क्या है, सिल्वर है, इन दोनों का टोटल जोड़ना होता है। तो यहाँ पर S की वैल्यू 3 आएगी। अगर ऐसे ना निकले तो सीधा सीधा करके देखते हैं, देखो क्या होगा। सीधा 2Ag आएगा अपने पास, 2Ag पॉजिटिव, मल्टीप्लाई के अंदर कितना आएगा फिर, ऑक्सालेट तो 1 ही आएगा ना, 1 ऑक्सालेट CO नेगेटिव और इसकी कंसंट्रेशन 1 है, ट्वाइस, ये ट्वाइस है, इसकी कंसंट्रेशन टोटल 1 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको मैं S रख रहा हूं तो ये 2S बन गया, मल्टीप्लाई में ये भी S होगा, इसका 1 आएगा, टोटल कितना आ गया भाई, 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, नहीं इसको ऐसे लिखेंगे 2S की पावर स्क्वायर में मल्टीप्लाई में 1S की पावर 1,
ठीक है, यही आएगा। यस सर। 2 2 जा 4, 4 की पावर और s स्क्वायर मल्टीप्लाई में s तो इक्वल आ गया 4s क्यूब। ये आकी आपकी किसकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं इसे KSP इक्वल आ जाएगी मेरे पास 4s का क्यूब, ऐसा ही कुछ आएगा। यस सर। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ऐसा क्यों नहीं लिखेंगे अब वो सुन लो जरा। क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सालेट की आयन की कंसंट्रेशन बदल रही है, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से इसको लिखेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10⁻⁻10 इक्वल क्या होगा भाई 2s की पावर 2। ये तो सही है Ag के लिए, ठीक है, Ag की कंसंट्रेशन जितनी भी है। ऑक्सालेट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, अब ये बताओ ऑक्सालेट की पहले से कंसंट्रेशन कितनी है। 10⁻2 तो ऑलरेडी है -2 ऑलरेडी। यस सर। प्लस में इसमें से भी कुछ निकलेगी, मुझे नहीं पता कितनी निकलेगी, इसमें से भी कुछ तो टूटेगा ना वो। Ag मान लो जितना भी s टूटा, AgS टूटा, तो इसमें से वो जितना भी टूटा हमें इन दोनों का टोटल चाहिए है जो कि 10⁻10 के इक्वल हो। तो मान लो इसमें से x टूटता है, ये समझ में आया। यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर इसमें से x कम हो गया, मतलब इसमें से x कार्बोक्सिलिक जो ऑक्सालेट आयन है वो x कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा हूँ इसको, है ना, ऑक्सालेट आयन अगर इसमें से x थोड़ा सा घुल गया x के बराबर, यानी यहां से हमें कंसंट्रेशन मिली सिर्फ x, Ag की कंसंट्रेशन हमें ज्यादा मिल सकती है। ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि ऑक्सालेट ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी टूट रहा है, इतना तो वो है, तो इतना तो ऑलरेडी मैंने ले लिया। प्लस सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मैंने बोला था ना, इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन बराबर मत ले लेना कि आपको लगेगा दोनों की बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर ये डाउट हो रहा होगा सबको, जितना वो टूटेगा उतना ही ये भी तो टूटेगा। ये हो रहा ना डाउट सबको, या नहीं हो रहा? नो सर। नहीं हो रहा, किसी को नहीं हो रहा, प्रणव को नहीं हो रहा, चलो ठीक है, उसने थोड़ा बहुत कुछ किया होगा। बाकी बच्चे किसी को डाउट हो रहा है यहाँ पे, ये x इसमें क्यों जुड़ेगा, हम तो बराबर लेते हैं तो उसको 1s क्यों नहीं ले सकते, अगर वो 2s है तो ये 1s क्यों नहीं है। दैट इज माय क्वेश्चन कि यहाँ पर 2s का स्क्वायर है तो ये 1s का पावर 1 क्यों नहीं हो सकता, ये टोटल, इसकी जगह मैं ये क्यों भर रहा हूँ, बता सकता है कोई? हाँ सर अभी आपने 6 और 4 वाला जवाब दिया तो था। हाँ, मतलब वही 6 और 4। बिल्कुल वही चीज मैं कंफर्म कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये सबको समझ में आ रहा है ना, कि भाई हमारे पास पहले से कुछ कंसंट्रेशन है और उसमें हमने कुछ डाल दिया तो जिसकी वजह से x कंसंट्रेशन ऑक्सालेट आयन की बढ़ गई। Ag की कंसंट्रेशन हमने 2s स्क्वायर के हिसाब से ही रखी कि जितनी भी है s हमें नहीं पता s क्या है और x क्या है, क्यों। अब ये देखो, ये कंसंट्रेशन तो x है, सोल्यूबिलिटी तो s है, और इसकी सोल्यूबिलिटी जो है ना वो x प्लस में 10⁻2 है, क्योंकि दोनों की सोल्यूबिलिटी अब मैं अलग अलग ले रहा हूँ। समझ में आ गया क्यों अलग अलग ले रहा हूँ, क्योंकि ये अलग हो सकती है बट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट अलग नहीं होगी। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है भाई, यहां से अब आप इजीली क्या इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, जो इन्होंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, क्या x की वैल्यू निकल सकती है? टेन रेज़ पावर, देखो 10⁻10 आ गया, ठीक है, फिर ये 2s स्क्वायर आ गया और मल्टीप्लाई में ये आ गया। अब ये s को कहां से लेके आओगे, क्या इन्होंने यहाँ पे s ले रखा है क्या किसी को? ये तो सीधा बोल रहे हैं ऑक्सालेट आयन की कंसंट्रेशन ये रही और ये 2x स्क्वायर के बराबर ले लिया, इसको 2x स्क्वायर के बराबर लिया जो s था, इस s को भी यहाँ x लिखा है। अब इसका रीजन मुझे कोई बताएगा कि इसको x क्यों लिखा, फिर मैं कह रहा हूँ कि दोनों की हम बराबर नहीं ले सकते, तो यहाँ इसको x क्यों लिख रखा है। अब मैं इसको x ले रहा हूँ, वाई, इसका आंसर दे दो। अगर ये आंसर आ गया समझ लेना आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। सर क्योंकि सिल्वर वाले सॉल्ट से जितने ऑक्सलेट आयन टूटेंगे उसके डबल सिल्वर वाले आयन टूटेंगे ना, इसलिए। तो मतलब दोनों बराबर है, फिर हम 10⁻2 क्यों जोड़ रहे हैं? सर क्योंकि वो तो पोटेशियम वाले सॉल्ट से आया ना, सिल्वर वाले सॉल्ट में तो सेम ही होंगे ना, सिल्वर और उसकी 2x और x, वो 10⁻2 तो पोटेशियम वाले सॉल्ट से आया। ठीक है, मैं आपकी भावनाएं थोड़ी सी समझ रहा हूँ। अब मेरे को कोई दूसरा बच्चा बताएगा प्रणव क्या कह रहा है, किसी को समझ में आया? ध्यान से सोचो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन ये डीप सोच ही आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर बेटरली सोचने के लिए कंपेल करेगी, जिससे आप आयनिक इक्विलिब्रियम आपको आसान लगने लग जाएगा। इसके डेप्थ कॉन्सेप्ट में जाओगे, थोड़ी अगर आपको सही समझ में आ रही कि कौन किसमें मिक्स हो रहा है। सिर्फ ये डाटा लिखने से कोई फायदा नहीं है कि ठीक है ये समझ में आ गया, एक्स आ गया सीधा, जब पेपर में करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इसको एक्स लू के एस लू।
पड़ जाओगे पंगे में। बताओ भाई, नहीं समझ में आया दोबारा बताऊंगा। थोड़ी सी बात समझ में आई थी कि जो उन्होंने बोलता कि 10 की पावर -2 ये वाला जो पोटेशियम है हमारा जो जिसमें मिक्स किया गया है CO माइनस की वो कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 वहां से आई है। और वो तो वहां से आ गई, ठीक है, और फिर फिर एक्स कहाँ से आया? सर एक्स हमारा जो हमने डाला है सिल्वर ऑक्सलेट है ना, उसमें से एक्स तो जो वहां पर सिल्वर ऑक्सालेट में सिल्वर को डबल कर दिया हमने, 2x आ गया, और ऑक्सालेट को x ले रहे हैं, ठीक है। अब वहां उन दोनों को बराबर क्यों ले रहे हैं? क्या उसका बराबर अमाउंट डिसॉल्व होने वाला है दोनों का? दैट इज माय क्वेश्चन। बहुत कम अमाउंट डिसॉल्व होने वाला है। बहुत तो कम होगा, लेकिन क्या सिल्वर और ऑक्सालेट आयन बराबर आएंगे उस सॉल्यूशन से? सर प्रणव बेटा, आप बता सकते हो, थोड़ा लाइट डाल सकते हो इस पर, प्रकाश डालो, बैटरी ले आओ और प्रकाश डाल दो। ये लो सर, बैटरी से प्रकाश डाल रहे हैं, है ना, उनमें बैटरी है ना फोन में, ये लो प्रकाश डाल दो ऐसे। सर स्क्रीन प्रकाश, तो प्रकाश डालो भाई, कौन प्रकाश डालेगा इसके ऊपर? सर प्रकाश ही डाल सकता है अब तो। बाकी के स्टूडेंट, अरे चुप मत रहिए, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बहुत डीप कॉन्सेप्ट करवाने की, ठीक है। थोड़ा सा भावनाओं से बाहर निकलिए और कोशिश करिए गलत मलत ठीक सब कुछ बोलिए, ताकि इस पॉइंट को पकड़ पाए ना, तो आगे के पॉइंट बड़े आसानी से पकड़ पाओगे। चलो मैं बता देता हूँ, देखो जरा क्या है। मैंने बोला मेरे पास ये डब्बा है, आप ऐसा ऐसा डब्बा जरूर बनाए, ठीक है, बॉक्स, जिसके अंदर ऑक्सालेट आयन की कंसंट्रेशन आपको समझ में आ रही होगी, ये है। उसने उसका सोल्यूबिलिटी दी थी, तो सोल्यूबिलिटी मतलब पोटेशियम तो डबल होगा इस कंसंट्रेशन का, लेकिन ऑक्सालेट तो एक ही कंसंट्रेशन करेगा, तो उसकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी। ये यहां तक सबको समझ में आया क्या? ये तो हाँ भर दो। यस सर। हरियम बोल रहे हैं सोल्यूबिलिटी को एक्स से डिनोट किया है, आई थिंक, ठीक है, थिंक से काम नहीं चलेगा, लेकिन उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये देखो, आपके पास में एक डब्बा था, इस डब्बे के अंदर ऑलरेडी एक साल्ट डिसॉल्व था, ठीक है, एक रेड कलर का साल्ट है, ये मैंने साल्ट पानी के अंदर डाल दिया, और जिसकी कंसंट्रेशन थी 10⁻², इसकी ऑक्सालेट आयन की, COO नेगेटिव और COO, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं COO नेगेटिव, ठीक है, इसलिए इसको ट्वाइस लिखते हैं, ये जुड़ा हुआ है, एक ही मॉलिक्यूल है। देखिए ये आ गई इसकी कंसंट्रेशन। अब सोल्यूबिलिटी जिसको बोलते हैं कि इतना कंसंट्रेशन इसमें है, अब मैंने क्या किया, एक ग्रीन कलर का पाउडर इसके अंदर छिड़क दिया, है ना, एक दूसरा नमक का डब्बा लेके आया और मैंने इसमें छिड़क दिया। अब वो नमक का डब्बा कुछ तो घुल गया, कुछ नीचे बैठ गया, ये लो मैंने नीचे भी बिठा दिया इसे। ये समझ में आ गया? यस और नोट? यस सर। अब मान लो कि मैं ये मान लेता हूं कि ये एक्स घुल गया, एक्स मोल पर लीटर ये घुल गया, ये समझ में आया? एक्स मोल पर लीटर ये घुल गया, ये क्लियर है सबको? यहाँ पर सिल्वर ऑक्सालेट Ag वाला, सिल्वर है कौन सा है, हाँ सिल्वर ही, वो पोटेशियम था, है ना, ये पोटेशियम वाला साल्ट था, के इसके साथ लगा हुआ था, ठीक है, ये है पोटेशियम वाला। और ये जो ग्रीन कलर से अब हम एक्स मोल लगा रहे हैं, तो ये कौन सा है? ये सिल्वर ऑक्सालेट है। तो मैंने ये कहा कि सिल्वर Ag2COO, और ये ट्वाइस वाला जो साल्ट है, ये कुछ घुल गया, ये एक्स मोल पर लीटर डिसॉल्व हो गया। ये समझ में आ गया सब? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। तो एक्स मोल इतना सोल्यूबल हुआ, सर वॉइस ब्रेक हो रही थी। आवाज आ रही है मेरी ना? यस सर। नेटवर्क डाउन हो रहा है, मैं अपनी ना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, शायद उससे कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ बताओ, तो मेरी ये बात समझ में आई कि मैंने उसमें एक्स मोल घोल दिए। ये वाली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स मोल मैंने घोल दिए, तो एक्स मोल तो मुझे पता है कि ऑक्सालेट के, तो ऑक्सालेट के कितने घुले भाई? इसके एक्स मोल डिसॉल्व हो गए, ठीक है, ये समझ में आ गया। सिल्वर के Ag जो है वो Ag2 था ना यहाँ पर, तो यहाँ Ag कितना बनेगा? वो 2Ag पॉजिटिव बनेगा ना, तो इसके कितने बनेंगे? 2x मोल डिसॉल्व होंगे, यस और नोट? यस सर। इस
पूरे साल्ट में x मोल डिसोल्व हुआ है, तो भाई इसमें ऑक्सालेट और सिल्वर कितने कितने मोल होगा अलग अलग मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे पता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अब मैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ KSP, क्या निकालूं, Ag कितना है इसमें 2x, तो इसकी पावर भी 2 जाएगी, यस और नोट। यस सर। और ऑक्सालेट कितना है x मोल, x मोल ऑक्सालेट नहीं है, x मोल के साथ साथ 10⁻² भी है, ये तो पहले से घुला हुआ था, ये घुला हुआ था पहले से, इसमें मैंने थोड़ा सा और मिला दिया Ag2CO ट्वाइस। ये समझ में आया? बताओ भाई ये चीज समझ में आई क्या? यस सर। -2 ये है ऑक्सालेट, और इसकी पावर कितनी आएगी, इसकी पावर 1 ही आएगी, क्यों, क्योंकि ये 1 ही है, CO तो 1 ही है ना, 1x है, और वहां पर भी 1 ही था, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, और इसकी पावर भी 1 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मेरे पास KSP आ गया। तो मैं अब उसने KSP दे रखा था 10 पावर कितना दे रखा था यार, 10 पावर -10, ठीक है, ये रहा 10 पावर -10 KSP है, तो मैं इसको भी इसके इक्वल लगा सकता हूँ ना, 2x यानी कि यहां लगा दूं 4x² मल्टीप्लाई में x प्लस 10 पावर -2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब मेरे को ये चीज बता दो। यस सर। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकल गया, तो सोल्युबिलिटी आ गई कि कितना Ag2COO2 घुला था, यानी कितना घुला था, इसी को हमने मान लिया कि वो x मोल घुला था। अब हमें x पर फोकस करना है, x मोल से कितने मोल टूटे कार्बोक्सिलिक एसिड के, कितने मोल टूटे Ag के, ऑक्सालेट के, सॉरी कार्बोक्सिलिक कह रहा हूं इसको, ऑक्सालेट के, और कितने मोल Ag के। समझ में आया क्या सबको? जल्दी Yes. बताइए। अब बात उसने क्या बोला कि x को उसने नेग्लेक्ट कर दिया, जब 10 पावर -2 में x को जोड़ रहा है तो उसने x को नेग्लेक्ट कर दिया। आप मत करो नेग्लेक्ट, इसको सॉल्व कर लो, x वाली इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप नेग्लेक्ट करना चाहते हो तो सोच समझ के नेग्लेक्ट करना होता है। 10 पावर -2 का मतलब क्या है, 100, नीचे 1/100 0.01, तो x पहले से 0.01 घुला हुआ था, क्या घुला हुआ था, ये घुला हुआ था 0.01, ये इसका मतलब ये 0.01 है ना, ये घुला हुआ है, इसमें पहले से घुला हुआ है, रेड वाला। ग्रीन वाला मैंने ज्यादा डाला, आपको लगता है कि Ag जो है, सिल्वर जो है, वो इसके साथ में सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट होता है, पता है ना, तो सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट, आपको लगता है सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट और भी ज्यादा घुल जाएगा इसमें? नो सर। वो बहुत ही कम घुलने वाला है, वो तो पहले ही सेपरेटली सोल्यूबल होता है, और उसमें पहले से CO नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है, तो भाई वो अब तो बिल्कुल ही नहीं टूटेगा, वो सारा नीचे ही बैठ जाएगा, हल्का सा चुटकी भर में भी नीचे, चुटकी भर से भी नीचे कम वो घुलेगा। तो हम मान सकते हैं कि पहले तो 0.01 घुल रहा है, और बाद में जो घुलेगा वो तो उससे भी कम घुलेगा, क्योंकि पहले से कुछ घुला हुआ तो उससे भी कम घुलेगा, और उससे भी बहुत कम घुलेगा। अब ये आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि आप इस सॉल्ट को कितना कमजोर मानते हो। अगर आप इसे बहुत कमजोर मानते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, तब आप इस x को नेग्लेक्ट कर सकते हो कि भाई ये बहुत कमजोर है, तो ये x लगभग ना के बराबर होगा, इसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा x की वैल्यू निकाल लो 4x² से। लेकिन अगर आप इसको बोलते हो कि नहीं यार थोड़ा बहुत कुछ तो होगा, इस अमाउंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई में ऐसा अमाउंट हो तो उसको नेग्लेक्ट कभी मत करना भूल के भी, क्योंकि मल्टीपल में तो पॉइंटों में भी बड़ा हो जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। ऐड में आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ऐड हो रहा है तो ऐड में आप उसे नेग्लेक्ट कर दीजिए, कोई बात ही नहीं है यार। और ऐसे करके अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये x यहां से अब आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। यस क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर इन्होंने सॉल्यूशन देखो क्या करा है, तो इन्होंने बोला कि भाई ऑक्सालेट आयन की कंसंट्रेशन सीधी निकाल ली, ठीक है। अब इनके सॉल्यूशन को भी देखते हैं, सीधी ऑक्सालेट आयन पहले तो इतना था, बिल्कुल ये तो पहले से बोला हुआ है। अब उसने बोला कि सोल्युबिलिटी हमने मान ली कि वो सोल्युबिलिटी जो थी वो x थी, जब हमने Ag सिल्वर वाले को, सिल्वर ऑक्सालेट को जब डिसोल्व किया, तो सिल्वर ऑक्सालेट की जो सोल्युबिलिटी थी वो x थी, x मान ली, तो इसमें ऑक्सालेट भी x ही रहेगा, तो ऑक्सालेट x जुड़ जाएगा, है ना। टोटल कितना हो गया भाई, अब यहाँ इसने मल्टीप्लाई कर रखा है इसको, है ना, 10⁻², क्योंकि ये प्लस x को नेग्लेक्ट कर देता है, तो ओनली 10⁻² रह गया, और मल्टीप्लाई में 2x², Ag तो 2 बने थे ना, इसलिए 2x², वही सेम इक्वेशन बना रखी है जो मैंने बनाई थी, इक्वल टू 10⁻10, और यहाँ सीधा आ गया x की वैल्यू आ गई 5 × 10⁻⁻5। यस क्लियर है सबको? यस सर। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पर इतना जोर लगा रहा हूं ना, तो आपके माइंड में ये दोबारा से सॉल्व करो, सब कुछ सोच के, सब कुछ सोच के, ऐसे नहीं कि आपको सॉल्यूशन याद हो गया। अब यहाँ आती है अंडरस्टैंडिंग, आपको ये वाला सॉल्यूशन याद हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन आ गया,
मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्यों जोड़ा, क्यों नेग्लेक्ट किया, ये 2 रीजन आपको पता होने चाहिए। और वो रीजन मैंने बोला ये बॉक्स बना के आपको समझाया। समझ में आ रहा है कि पहले कुछ था बाद में थोड़ा सा ही जुड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। सबको क्लियर है ना? ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, ऑब्वियस है भाई, अब हम मुश्किल वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं। अब आप लोगों को ना, देखो पहले हमें बोलते थे कि मुश्किल क्वेश्चन बच्चों को मत करवाओ, ठीक है, वो भाग जाएंगे है ना, डर कर भाग जाएंगे बच्चे कि हमें इतना मुश्किल करवा रहा है सर, की तो समझ ही नहीं आ रही। हो सकता है कि अभी भी किसी को मेरी समझ में ना आ रही, और मैंने पहले दिन ही बोला था फर्स्ट डे कि कुछ चीजें मुश्किल लगेंगी, कुछ चीजें ऐसा लगेगा पता नहीं सर ने क्या ही करवा दिया। उसको दोबारा करो, नहीं समझ में आता मुझसे दोबारा पूछो, जो याद करना वो तो याद करना ही पड़ेगा, समझ गए ना? लेकिन अब हम मुश्किल चीजें करवाने के लिए ही बैठे हैं, और ये 4-5 दिन मुश्किल लगेगा, उसके बाद मजा आने लग जाएगा, ये मेरे से गारंटी ले लो। 4-5 दिन बहुत दिमाग में स्ट्रेस होगा, शायद समझ ना आए, कुछ भी मैंने समझाया फिर भी ना समझ में आए, उसको छोड़ो मत। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अब अगला क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्पल दिस वन, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ BaCl2 C मोल पर लीटर NaCl इन टर्म ऑफ KsPBaCl2। KsPBaCl2 की टर्म में आपको कैलकुलेट करना है सोल्युबिलिटी ऑफ BaCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ C मोल NaCl। समझ में आया क्वेश्चन? आंसर दे रखा है, अब मुझे बताओ कैसे निकलेगा। इसको सर सोल्व करने की कोशिश करो, हेल्प मैं कर देता हूँ। देखो आपको पहले से दे रखा है, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ BaCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ C मोल पर लीटर NaCl। C मोल पर लीटर NaCl पहले से आपके पास एक डब्बा बनाओ, उसके अंदर C मोल पर लीटर NaCl डिसोल्व कर लो। तो इसमें क्लोरीन पहले से है, बिल्कुल है क्लोरीन पहले से, ठीक है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालनी है BaCl2 की KsP की फॉर्म में, है ना। सोल्युबिलिटी निकालने असलियत में पहले KsP निकाल लो, सोल्युबिलिटी अपने आप आ जाएगी। तो KsP का फॉर्मूला लगा दो, BaCl2 में KsP क्या बनेगी, Ba की कंसंट्रेशन, आप इसकी पहले सोल्युबिलिटी x मान लो, तो BaCl2 की सोल्युबिलिटी x के हिसाब से या s के हिसाब से मान के फॉर्मूला बना लो, और उसके अंदर C मोल पहले से जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन C मोल और आ जाएगा BaCl2 में। बस इतना ही करना है, जो पीछे वाला क्वेश्चन है बिल्कुल डिट्टो है। अब इससे ज्यादा हिंट तो मैं क्या दूं, फिर मैं सोल्व ही कर दूंगा। कर सकते हो या बताऊं? बताऊं तो भाई मैं, लेकिन थोड़ा आप ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आएगा, याद रखना। और ये प्रोसेस याद रखना क्या हुआ था, पहले से कुछ घुला हुआ है, मैंने ऊपर से कुछ घोला, तो वो थोड़ा ही घुल पाएगा। पहले से घुला हुआ है, ऊपर से कुछ घोला, थोड़ा ही घुल पाएगा। मैंने मान लिया कि वो X या S घुल गया। अब S घुल गया तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें आता है, हम उसको यूज करेंगे डायरेक्ट। क्लियर है? यस सर। बार बार थ्योरी बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। दैट इज कॉल्ड अप्रोच, हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन। अप्रोच आनी ही चाहिए, शक्ल देख के क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आ जानी चाहिए कि भाई ये ऐसे होगा, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही बच जाती है। तो शक्ल देख के अप्रोच, तभी आप एडवांस में स्टैंड कर पाओगे। शक्ल देख के अप्रोच समझ में आ जानी चाहिए। मुश्किल क्वेश्चन करोगे तो आसान, तो फिर आपको बड़ा मजा आएगा। और करने 9 ही है, लेकिन हम 18 करेंगे पूरे क्वेश्चन, हर पेपर के 18 करेंगे, तो 9 तो आसानी से आ ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अच्छा रैंक लाने का तरीका ये है। पहले 5 दिन तकलीफ होने वाली है, इस हफ्ते तकलीफ होने वाली है, मैं कह रहा हूँ सबको होने वाली है। मत सोचना कि आसान है। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती, दोबारा से मुझसे पूछो, तीसरी बार पूछो, चौथी बार पूछो, लेकिन आगे बढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, कछुए की चाल से बढ़ेंगे पहले हफ्ते। इसलिए मैंने बोला था कम भी करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे। हाँ बेटा जल्दी कीजिए। आ गया क्या आंसर? सॉल्यूशन दे रखा है। मैंने ऐसे 10-12 एग्जाम्पल डाल रखे हैं, अब आगे एग्जाम्पल नंबर 1 आ रहा है, ये 10-12 एग्जाम्पल है आगे, लेकिन उसी बेस पर है सारे। सर ये नीचे वाला भी करना है क्या? अरे नहीं, सिर्फ यही करो एक बार, नीचे वाला डिस्कस करेंगे फिर करना ना बेटा, करेंगे अपन ही, नो वरी। ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, लास्ट सिक में आएगा, लेकिन उसको अप्रोच अलग लगा रखी है। क्वेश्चन यही है। डन, समृद्धि का हो चुका है, ठीक है बेटा।
चलो अब कोशिश करते हैं इसको करने की। देखो हमने क्या किया, मान लो कि BaCl जो है BaCl2, इसकी सोल्यूबिलिटी हम मानते हैं कि S है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी निकालनी है, कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी, S है ये सोल्यूबिलिटी इसकी, इन द प्रेजेंस ऑफ सी मोल। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है Ba कितना बनेगा, ये Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो अगर इसकी सोल्यूबिलिटी S है, अगर ये S है पूरा इसकी कंसंट्रेशन, तो इसकी भी S होगी। और इसकी पावर 2 मत लगा लेना, ये 2 तो इसका पॉजिटिव चार्ज है, 1 ही है इसकी पावर, प्लस में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, है ना। अब क्लोरीन 2 है, 2 की पावर 2 लगेगा, है ना। तो 2s की पावर 2 कितना आ गया, 3s की पावर 3 नहीं सॉरी 4s की पावर 3 आएगा। लेकिन ऐसे नहीं चलने वाला, क्योंकि क्लोरीन कुछ और ऐड होने वाला है। तो क्लोरीन देखो 2s इसकी पावर 2 तो यहां से निकलेगा, बट कुछ पहले से है, तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी जोड़ोगे आप, इसकी सोल्यूबिलिटी है S और इसका स्क्वायर भी जा रहा है, प्लस में कुछ कंसंट्रेशन ऑलरेडी भी है ना इसकी, C मोल पर लीटर, C मोल। तो इसको बताओ कैसे सोल्व करेंगे, अब कैसे सोल्व किया आप लोगों ने इसे। सर इसमें NaCl की कंसंट्रेशन में Cl नेगेटिव C आ जाएगा ना, तो वहां पे BaCl2 का जो एक्स है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, आपने जो किया होगा, दोबारा बंद बोलना क्या किया आपने। सर वहां पे बेरियम जो है उतना तो वो जितना होगा उसकी कंसंट्रेशन को मैंने x ले लिया, और साथ में 2x Cl की टूटेगी, और सर साथ में C मोल NaCl से आएंगे क्लोरीन के, तो टोटल C 2x मोल आ प्लस। गए, तो आपने आपने इसको किया कैसे, मतलब इसकी कंसंट्रेशन, क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट की। C मोल आ गए, प्लस में इसके अंदर क्या जोड़ा, 2s 2s, और इसकी पावर नहीं की 2, यही यस जानना सर, चाहता हूँ। पावर भी किया 2। 2s की पावर 2 आपने ये किया, यहाँ पर 2s नहीं की सर, पावर 2, क्लोरीन क्लोरीन की कितनी कंसंट्रेशन है पूरी की पावर 2 इस पूरे की पावर 2, सर। ऐसे आया आंसर आपके पास। यस सर। इसको सोल्व करना जरा, क्या आएगा। सर उसके बाद वो 2s को नेग्लेक्ट कर दिया ना, बेरियम NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ ठीक है, इसको जीरो कर दिया, तो C स्क्वायर S, तो KSP इक्वल C स्क्वायर इंटू S। यस सर। यहाँ तो S की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, S इक्वल KSP डिवाइडेड बाय C स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्यों किया आपने, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये ऐसा क्यों किया कि इसको इसमें जोड़ के और फिर स्क्वायर किया, ये डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं किया कि भी 2s का ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस में C, ये भी तो हो सकता था ना। सर लेकिन हमें तो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन देखनी है ना Cl की। हाँ, क्लोरीन की कंसंट्रेशन देखनी है सॉल्यूशन के अंदर। तो क्लोरीन के अंदर कंसंट्रेशन, आपने क्लोरीन की कंसंट्रेशन देखी कि 1 से 2 मोल, मतलब S जितना है उसका डबल तो मिल रहे हैं, प्लस में C और मिल रहे हैं। तो फिर प्लस में C, अगर मान लो आपको कोई C कंसंट्रेशन मिल रही है, पहले उसको जोड़ोगे फिर स्क्वायर करोगे, पहले स्क्वायर करके नहीं जोड़ना चाहिए। ये डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, क्यों, ये क्यों सोचा आपने सर कि पहले पहले उसको जोड़ के स्क्वायर करेंगे। सर पहले जो हमारे क्लोरीन की कंसंट्रेशन है उसी का स्क्वायर करेंगे ना, मतलब बेरियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन से हमें क्या मतलब, हमें तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन देखनी है ना। हाँ, क्लोरीन की, अकेले क्लोरीन की कंसंट्रेशन देखनी है हमें। तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन आई कहां से, तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन पहले तो C थी, C के अंदर अब बैरियम क्लोराइड से 2C आ रहा है, 2 मान लो 2s आ रहा है बैरियम क्लोराइड से, जितना भी उसकी सोल्युबिलिटी हमने S मानी थी वो 2s आ गया। अब इस टोटल का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, बस यही मेरा एक क्वेश्चन है कि टोटल का स्क्वायर करने की अब क्या जरूरत है। इसका स्क्वायर तो होता ही है, ठीक है, इसका स्क्वायर तो हमें पता है, रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट बैरियम क्लोराइड के आगे 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बैरियम क्लोराइड का जो 2s मानेंगे, सिर्फ इसका स्क्वायर करके क्यों नहीं काम चल रहा, ये क्यों कर रहे हैं, पूल कंसंट्रेशन सर का क्योंकि स्क्वायर क्यों। सर क्योंकि बेरियम क्लोराइड की केस पे निकाल रहे हैं ना, तो उसमें उन्होंने बोला है कि 2Cl वहां पे होगा, तो Cl की कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा, और सर Cl की कंसंट्रेशन पहले से C ऐड होगा ना उसमें, इसलिए पूरे का स्क्वायर किया। हाँ, वो पहले से ऐड होगा, दैट इज द आंसर। कि क्या होगा कि पहले देखो हमने क्या किया, S निकाल लिया, ठीक है, इसकी सोल्युबिलिटी S मान ली, तो इससे ये 2s बनेगा, ये भी समझ में आ गया 2s बनेगा। लेकिन ऑलरेडी सॉल्यूशन में ऑलरेडी C पहले से है और 2s और आ गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को टोटल जो जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद में, क्योंकि
रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट होता तो कोफिशिएंट तो इसका 2 ही रहेगा, ये जुड़ने के बाद में स्क्वायर बनेगा। ये बात समझ में आई थी सबको? पहले जुड़ेगा फिर स्क्वायर होगा। और ये थोड़ा सा मतलब यूं कह सकते हैं कि लीग से हटकर क्वेश्चन बनता है कि भी पहले जुड़ेगा क्यों, पहले तो वो भी हो सकता था। और उसके बाद क्या किया, 2s को हमने नेग्लेक्ट कर दिया NaCl की कंसंट्रेशन के मुकाबले। क्यों नेग्लेक्ट किया? क्योंकि NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसॉल्व हो जाएगा, और 2s तो बहुत रेयरली सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट है, इसीलिए ये क्लोरीन जो यहाँ से जो क्लोरीन आएगा वो बहुत कम अमाउंट होगा। तो 2s बहुत छोटा अमाउंट है, दोनों का टोटल हमने C ही मान लिया, तो C का स्क्वायर आ गया इन दोनों का, मतलब इसको अगर 0 मान लेते तो ये C का स्क्वायर बन गया, इनटू में S आ गया। अब S की वैल्यू निकालनी थी हमें, S इक्वल KSP डिवाइड बाय C स्क्वायर, ये आंसर आएगा KSP डिवाइड बाय C स्क्वायर। समझ में आया बेटा? पीछे वाले क्वेश्चन में अब ध्यान देना, यहां पर ऑक्सालेट 1 ही था ऑक्सालेट, इसीलिए इसका पावर 1 ही बन रहा था, तो टोटल का पावर 1 बनेगा, ना कि हम ये कहें कि जो हमने माना है सिल्वर ऑक्सालेट इसको x माना है तो इसकी पावर 1 करें और इसकी अलग से पावर 1 करें, ऐसा नहीं होने वाला है। पहले दोनों को जोड़ दो और फिर पावर 1 बनेगी। समझ में आ गया? यस गाइस, ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। अब समझ लीजिए कुछ कुछ अब आप चलने लग जाएंगे कि ये कुछ बेसिक टर्म्स थी कि इनको जोड़ना पहले बाद में स्क्वायर करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखो जरा, कैलकुलेट द साइमल्टेनियस सोल्युबिलिटी। अब ये साइमल्टेनियस सोल्युबिलिटी आ गई, मतलब हमें एक चीज समझ में आई थी कि पहले कुछ घुला हुआ है, दूसरा कुछ थोड़ा सा मिल गया तो उसको हम टोटल ऐड कर देंगे उसमें और फिर उसकी पावर बनेगी, ऐड करने के बाद पावर बनेगी अगर पावर बन रही है तो, ठीक है। अब यहाँ कुछ और फिर से उसने कुछ और कर दिया, अब वो क्या किया, ठीक है। कैलकुलेट साइमल्टेनियस सोल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर थायोसाइनेट। सिल्वर थायोसाइनेट AgSCN होता है, ठीक है। वाईफाई बारिश की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या करवाया आपने उसके बाद? कुछ नहीं करवाया बेटा, जस्ट एक एग्जांपल था वो KSP वाला, सीधा हमने और कुछ भी नहीं किया। ये देखो यहाँ पर BaCl2S था, हमने S मान ली इसकी सोल्युबिलिटी, इसको सोल्व किया, ये S है तो ये 2S होगा, लेकिन पहले से C घुला हुआ था तो C उसको जोड़ के फिर उसका स्क्वायर करेंगे, और इसको हम लगभग 0 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है NaCl की, क्योंकि NaCl 100% टूटेगा, तो ये तो लगभग 0 होगा, इसको 0 मान लो। C स्क्वायर S आ गया, C स्क्वायर S, इसमें S की वैल्यू निकालेंगे, C स्क्वायर नीचे चला जाएगा, दैट्स इट, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखो यहाँ ये क्या कह रहा है, साइमल्टेनियस सोल्युबिलिटी। अब हमने क्या किया था, पहले देखो, पहले कुछ घुला हुआ था, कोई चीज इसमें घुली हुई है, ठीक है, कोई रेड कलर का साल्ट इसमें घुल गया, और उसके बाद में उसने क्या किया कि ग्रीन कलर को इसमें डिसॉल्व कर दिया, कोई दूसरे साल्ट को बाद में ऊपर से डाला, ठीक है। ये तो समझ में आया, बाद में ऊपर से डाला तो भाई ये वाला साल्ट ही कॉमन आयन को, इफेक्ट को, असर को समझेगा। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है मैं यहाँ से रेड ग्रीन कलर का साल्ट भी डाल रहा हूँ और साथ में रेड कलर का साल्ट भी डायरेक्टली, दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहा हूँ, दोनों सॉल्यूशंस यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं। ये समझ में आया, साइमल्टेनियस सोल्युबिलिटी, दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो रहे हैं। साइमल्टेनियस सोल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर थायोसाइनेट एंड सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और AgSCN, ये दोनों है, ठीक है। ब्रोमाइड इन वाटर, वाटर के अंदर, दैट KSP ऑफ सिल्वर थायोसाइनेट, KSP दे रखा भाई सिल्वर थायोसाइनेट का 10⁻12, KSP है सिल्वर ब्रोमाइड का 10⁵ इंटू 10⁻13। यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन नहीं है इस PDF में, बाकी सारे साइन है, ठीक है, याद रख लेना। तो वो मैं आप मल्टीप्लाई के लिए पॉइंट लगा रहा हूँ। समझ में आया बेटा क्या क्वेश्चन है? साइमल्टेनियस और KSP दे रहेगा तो मुझे कुछ नहीं करना, KSP लिखना बस, ठीक है। तो बहुत आसान अप्रोच है। अब ये वाला क्वेश्चन आसान है, सच में आसान है, नो वरी, ठीक है। फिर मैं आपको इस ऊपर वाले क्वेश्चन के बेस पर एक और क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है, सोचना उसके ऊपर भी। देखो अब क्या है, AgSCN है तो मान लो कि Ag पॉजिटिव आया, Ag पॉजिटिव यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो मान लो यहाँ बन रहा है, मैंने इसकी मान ली X सोल्युबिलिटी, X सोल्युबिलिटी है AgSCN की और Y सोल्युबिलिटी है AgBr की। तो अगर इसकी X है, अब देखना Ag की X है तो SCN भी X ही, सोल्युबिलिटी दोनों की समझ में आई, क्योंकि दोनों के पास 1 1 लगा हुआ है, पावर 1 1 ही रहेगी, क्लियर है? यस सर। AgBr की Y है तो AgBr की Y आ गई और प्लस में Y आ गई, लेकिन यहाँ दोनों में, इसमें भी Ag है और इसमें भी Ag है, तो इस Ag के अंदर अगर मैं पहले ही इस Ag के अंदर अगर मैं Y, ये वाला Y जो है वो Ag में जुड़ेगा ना, तो मैंने यहाँ Y जोड़ दिया क्योंकि टोटल आएगी Ag की तो, और इधर X भी जुड़ेगा। ये समझ में आया? यस सर।
क्लियर है भाई सबको? सर है ना? या फिर आप इसे ऐसा कर सकते हैं, देखो इसकी एक और अप्रोच है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये इसको x ही मानता है, यहाँ पर ये इसे y ही मानता है, लेकिन जब Ag की टोटल जब वो निकालने लगता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, तो Ag की कंसंट्रेशन वो x प्लस y ले रहा है, ठीक है? Ag की कंसंट्रेशन हर जगह पर x प्लस y लेगा, और SCN की x लेगा, Br की y लेगा। बाद में भी कर सकते हो, लेकिन इसी टाइम यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि Ag सिर्फ x नहीं होगा, वो जो y बना वो भी तो होगा, और Ag यहाँ पर सिर्फ y नहीं होगा, वो जो x ऑलरेडी उसकी वजह से बढ़ेगी, दोनों की कंसंट्रेशन ऐसे जुड़ रखी है, ठीक है? अब देखो करना क्या है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालनी है, बड़े आसानी से निकल सकती है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी, दोनों की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करो, रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, को पावर ऑफ कोफिशिएंट 1 है, n अबाउट 12 उसने दे रखा है ना, ये रहा ASP निकल गया। क्लियर है बेटा? यस सर। दूसरा उसने 5 इंटू 10⁻13 दे रखा है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, x प्लस वाई इंटू में y, x प्लस वाई इंटू में y, तो इसकी भी ये भी आ गई सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, दोनों की KSP के इक्वल कर दिया दोनों को। दो इक्वेशंस हैं, इसमें x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू y बनेगा, ठीक है? अब आप ये सॉल्व कर सकते हो, या मैं ये सॉल्व करवाऊं, मेरे को ये बता दो। x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल, दोनों में फिर क्या करेंगे, एक कॉमन लेंगे, y से x काट देंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, ऐसा कुछ करके, ठीक है? कर लोगे ना? ये तो किया जा सकता है। अब इसके बाद ऑन सॉल्विंग वी गेट x इक्वल टू y, तो x की वैल्यू 2y भर दो पहली इक्वेशन में, जहां जहां x है उसको 2y भर दो, या फिर यूं कर लो, y को भर दो x/2 भर दो, जहां भी y दे रखा x/2 भर दो, किसी भी इक्वेशन में फिल कर दो, x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी, दोनों की वैल्यू आ गई, बात खत्म। और यही तो थी सोल्यूबिलिटी ऑफ AgSCN और AgBr, साइमल्टेनियस सोल्यूबिलिटी। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? साइमल्टेनियस सोल्यूबिलिटी का मतलब लगातार दोनों साल्ट एक साथ मिला रहे हैं, तो एक साथ मिलाओगे तो SCN जितना डालोगे वो तो अपने हिसाब से सोल्यूबल होगा, Br जितना डालोगे वो अपने हिसाब से सोल्यूबल होगा, लेकिन Ag उधर से भी डल रहा है उधर से भी डल रहा है, तो Ag तो दोनों तरफ से जुड़ेगा, बस इतना सा करना और कुछ भी नहीं है। हाँ भाई समझ में आ गया ना सबको? यस सर। ये सिर्फ समझना नहीं है, इसको ना करके देखना, इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखना, अभी आपको डिपेंड करेगा इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। अब बात मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन की दोबारा से करूं, मैं ये कह रहा था कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा आपको। देखो अब हमने बात की, ठीक है, हमने इसका स्क्वायर कर दिया, सपोज दैट NaCl की C मोल पर लीटर है, ये सोल्यूबिलिटी है इन प्रेजेंस ऑफ C मोल NaCl, तो मैं NaCl की जगह पर यहाँ पर MgCl2 कर दूं और ये C मोल पर लीटर करूं, अब क्या आंसर होगा? इसका भी स्क्वायर बन रहा है, इसका भी बन रहा है, क्या चक्कर है? अब सॉल्व कर सकते हो। प्रणव सर तब वहां पे 2C हो जाएगा C की जगह। यहाँ पर 2C होगा पक्का? यस ठीक है 2C हो गया, और ये 2C जुड़ जाएगा और फिर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। सिर्फ स्क्वायर ही होगा। अगर मान लो ये 3 वाला हो तो चलो Al, अगर मैं इसको Mg की जगह पर और ट्विस्ट डालते हैं, AlCl3 डाल दिया, अब ये 3C हो गया, ठीक है, तो ये स्क्वायर आएगा कि क्यूब आएगा? स्क्वायर आएगा अगर बेरियम वाले सॉल्ट के लिए निकाल रहे हैं तो। क्या क्या क्या? सर अगर बेरियम वाले सॉल्ट के लिए निकाल रहे हैं तो स्क्वायर आएगा। क्यों? सर क्योंकि Cl जब बेरियम वाला सॉल्ट टूटेगा तो 2Cl नेगेटिव आएगा। हाँ, और AlCl3 टूटेगा तो 3Cl नेगेटिव आएगा। सर लेकिन हम तो बेरियम वाले के लिए KSP निकाल रहे हैं ना, इसलिए उसका कोएफिशिएंट देखेंगे। सिर्फ यही रीजन है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट BaCl2 की निकाल रहे हो ना, तो BaCl2 वाला फॉर्मूला ही लगेगा, दैट इज इट। समझ गए? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, हम ये आप ये बोल रहे हो ठीक बोलो, लेकिन थोड़ा इसको प्रीसाइज बोलो कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट BaCl2 की निकाल रहे हो, तो भाई वो 2 का पावर होता है, तो वो पावर बनता है, तो उसकी टोटल कंसंट्रेशन जितनी भी बनती है उसका स्क्वायर होता है। समझ में आया? यस सर। Cl की जितनी टोटल कंसंट्रेशन, तो हमने Cl की उधर से 3C उठाई, इधर से 2S उठाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला उसका स्क्वायर बन रहा है, टोटल कंसंट्रेशन का स्क्वायर, टोटल कंसंट्रेशन का स्क्वायर। इट्स नॉट अबाउट कि यहाँ पर 3 लगा रहे हो तो इसकी पावर 3 बनेगी, यहाँ 2 लगा रहे हो तो इसकी पावर 2 बनेगी, नो, ये यहाँ से पता लगता है कि ये पावर बनेगी, ये पावर है, और ये Cl की कंसंट्रेशन है टोटल, दैट इज द फॉर्मूला। अभी सबको समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। बाकी स्टूडेंट क्लियर है ना? ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज होगे, क्वेश्चन नहीं होगा, खुद ही कंफ्यूज हो यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ,
खुद ही नहीं समझ में आएगा कि इसका इसका स्केयर नहीं लग जाएगा इस बार। इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मैं आपको बाद में इसके बारे में बताता हूँ। तो अभी मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, अब आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा काम। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। भाई कुछ हैवी तो नहीं हो रहा ना, मेरे को पहले बता दो, ठीक चल नहीं रहा है सर। काम, नहीं है ना। दोबारा से करने हैं क्वेश्चन और हैंड रिटन होने चाहिए, तभी मजा आएगा आपको करने में। अब आगे देखो भाई, क्वेश्चन है 50 ml 0.2 मोलैरिटी CaNO3 ट्वाइस है, कैल्शियम का साल्ट है, तो पूरा 100%। अब देखो ये भी आपको ना चीजें पता होनी चाहिए, कैल्शियम का साल्ट है 100% डिसोल्व हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है ये तो रटा होना चाहिए, अगर नहीं रटा हुआ तब भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा बाकी की चीजें आते हुए भी। तो जो चीज याद होनी चाहिए वो तो याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करोगे तो कुछ एग्जांपल मिलेंगे, वो एग्जांपल याद करने हैं, ये वाला एग्जांपल में ये पूरा टूट रहा है, ये पूरा नहीं टूट रहा, ठीक है, तभी कुछ होने वाला है। तो यहाँ देखिए अब जरा, एडेड 150 ml 0.8 मोलैरिटी सॉल्यूशन NH4SO4 NH4 ट्वाइस SO4। तो भाई देखो ये 150 ml है और NH4 ट्वाइस SO4 ये वाला सॉल्यूशन है, 150 ml और 50 ml हमने ये लिया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों में क्या है, कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्रिडिक्ट वेदर द CaSO4 प्रेसिपिटेट और नॉट, KSP दे रखा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है, मैं पॉइंट लगा रहा हूँ। तो देखो इसने क्या कहा, KSP CaSO4 दे रहा है, तो CaSO4 की KSP दे रखी, यानी कैल्शियम और सल्फेट जो बनेगा वो सोल्यूबल होगा या प्रेसिपिटेट होगा, ये पता करना है। तो KSP से अगर कम आ जाए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो वो सोल्यूबल है, ज्यादा आ जाए तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ज्यादा आएगी तो उतना रह जाएगा, बाकी का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसमें एक और ट्विस्ट डाल सकते हैं कि मैं मान लो ये कह दूं कि KSP इतना है, बताओ ये सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा, और अगर पूरा सोल्यूबल है तो ठीक है, अगर पूरा सोल्यूबल नहीं है कुछ प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो कितने अमाउंट प्रेसिपिटेट होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CaSO4 विच विल बी प्रेसिपिटेटेड, ये फर्दर होगा इस क्वेश्चन के। समझ में आ रही है मेरी बात, यस सर। है ना। तो ऐसे करके एक और क्वेश्चन में क्वेश्चन बन जाता होता है। तो वैसे क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश जरूर किया करो, अगर वैसे क्वेश्चन खुद से बनाना सीख लोगे तो बहुत डेप्थ तक नॉलेज आती है। अब देखो भाई कैल्शियम 2 की कंसंट्रेशन M1V1 M2 V2 के इक्वल होता है। अब ये क्या मतलब है इस चीज का, तो इन्होंने क्या किया, इसकी मोलैरिटी थी, ये वाली मोलैरिटी थी, 50 ml में इसको डिसोल्व कर दिया, 50 ml में था ये, ठीक है। अब उसके बाद में मोलैरिटी बदल जाएगी क्योंकि सोल्यूशन अब कितना हो गया, 150 ml और 50 ml 200 ml नहीं हो गया, यस सर। ये टोटल सॉल्यूशन यहाँ पर 200 ml हो गया भाई, 50 प्लस 150 इक्वल 200 ml टोटल सॉल्यूशन है। तो 50 ml में तो इसकी मोलैरिटी 0.2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन दे रखा था, तो अब वो 150 ml ऐड करने के बाद उसकी मोलैरिटी बदल जाएगी क्योंकि टोटल सॉल्यूशन 50 ml में तो 0.2 है, ठीक है 0.2, लेकिन जैसे ही आप उसमें 150 और मिलाते हो उसकी मोलैरिटी पर डिफरेंस पड़ेगा। समझ में आ गया, तो नई मोलैरिटी हमें निकालनी है, पहली बात ये समझ में आया सबको। यस सर। बाकी के स्टूडेंट चुप मत बैठिए, मेरा दिल घबराता है आप लोगों को चुप देखकर, पता है ऐसा लगता है जैसे समझ नहीं आ रहा यार किसी को। मुझे पता है कि ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी भरोसा दे दो यार, अभी काफी दिन से पढ़ रहे हो आप लोग है ना, तालियां बजा दो ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। बाकी सोम, यशवीर, हरिओम, यशवीर भी चुप बैठा है, देख ये क्यों चुप बैठा है, मेरे को इसकी नहीं समझ में आ रही। सर नहीं सर वो एक दो टॉपिक नहीं करे ना तो वो समझ रहा हूँ। हाँ समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीच में हाँ हूं तो कर दो, ठीक है, कम से कम बोलते रहो यार, आवाज आती रहे तो मेरे को लगता रहे, वरना मेरे को थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगा इसको इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा जो मैं समझा रहा हूँ, और मैं फालतू में जोर लगा रहा हूँ, पता है कि इनको डीप से डीप बता सकूं इन्हीं क्वेश्चंस में, दोबारा करोगे तो आपको मजा आएगा करने में। हर क्वेश्चन के पीछे बिहाइंड द सीन आंसर पता होना चाहिए, मान मत लो उसको, ठीक है, फोकस ऑन द रीजन। मुझसे पूछो सर ये नहीं समझ में आया, ये ऐसे कैसे हो गया, समझ में आ रहा है, जोड़ा क्यों, घटाया क्यों, स्केयर क्यों किया, क्यूब क्यों नहीं किया, जोड़ के क्यूब क्यों किया, जोड़ के स्केयर क्यों किया, ये सारी चीजें आपको पूछनी चाहिए मुझसे, है ना। सोम को भूख लग रही इसलिए बोल नहीं रहा है, एनर्जी डाउन हो चुकी है ना, शुगर डाउन हो गई है कोई बात नहीं बेटा, कुछ स्नैक्स वगैरह ले लो, है ना, साथ में पढ़ते रहो, साथ में खाना खाते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑनलाइन का यही तो मजा है ना। खा भी सकते हैं साथ में, टीचर नहीं खा सकता बेचारा, उसका तो बोलना है लगातार, तो बोलते टाइम आवाज बदल जाएगी, है ना, अगर कुछ खाएगा तो चुप मैं रह नहीं सकता, है ना, मैं चुप बैठ गया तो आप लोग चले जाओगे कि यार टीचर तो कुछ बोल ही नहीं रहा,
चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो भाई इसमें मुझे नई मोलैरिटी निकालनी थी, तो नई मोलैरिटी निकालने का M1 V1 M2 V2 सीधा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई करके नई मोलैरिटी निकाल सकते हो। मैं इसका एक और तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो देखो क्या है, टोटल सॉल्यूशन हमें पता है कितना है, 200 ml है, ठीक है। ये तो पता लग गया, सीधा जोड़ना है 150 और 50 को, ठीक है। अब दूसरी बात लेते हैं, टोटल सॉल्यूशन पता लग गया, मोलैरिटी पहले कितनी थी भाई, तो देखो 50 ml वाली मोलैरिटी 0.02 मोल थी, इसका मतलब इतने मोल पर लीटर, इतनी थी मोलैरिटी, ठीक है। 1 लीटर में इतनी, 50 ml दे रखा था इसका, तो 50 ml के अंदर कितने मोल होंगे ये अब आपको बताना है। 1000 ml में मोल कितने थे, 0.02 मोल, इसका मतलब यही ना 1 लीटर में 0.02 मोल थे, तो 1000 ml में मैंने मोल निकाल लिए। चलो मैं इसको साफ लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। 1000 ml के अंदर मैंने मोल पता है मुझे 0.02, ये इसने खुद दिया है, इतने ml मोल होते हैं, ठीक है, मोल। और अब मुझे 50 ml ही दिया था इसने मुझे, तो 50 ml में कितने होंगे, पहले डिवाइड होगा 1 के लिए डिवाइड कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 50 ml से, ठीक है। तो ये मेरे पास मोल आ गए, 10 से 10 कैंसिल हो गया, नीचे 2 जीरो आ गई, 5 दूना 10, 10 नीचे 4 जीरो टोटल बनेंगी, ठीक है, 1 जीरो कट जाएगी, 1000 तो 0.001, इतने मोल मेरे पास है 50 ml में, 50 ml में इतने मोल है। लेकिन मैंने इसको क्या किया, 150 ml और सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 200 ml, तो अब सॉल्यूशन हो गया 200 ml। तो ये अब जो मोल है ना 50 ml में जितने दिए, ये 50 में नहीं है, ये 200 में हो चुके अब। ये बात समझ में आई कि मोल तो उतने ही रहेंगे जो 50 ml में थे, लेकिन टोटल सॉल्यूशन अब 200 ml हो गया, मोलैरिटी बदल गई। यस, क्लियर हुआ ये, यस सर। है ना। तो अब क्या होगा भाई, मोलैरिटी बदल गई, 200 ml आ गया, हाँ ठीक है, तो 200 ml आ गया, मोल पता है 200 ml पता है, मोल पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी 0.0001 है ना, 001 डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन, वो तो ml में है, 1000 बनाना है, 1000 ऊपर लगा दो, बात ही खत्म। 1000 ऊपर चला गया क्योंकि नीचे आएगा ना यहाँ, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना होगा फिर, ये 3 जीरो नीचे आ जाएंगे, ये वाले पॉइंट की, ये पॉइंट से 3 जीरो कट गई, तो ये 1/200 आ गया, 1/200 को काउंट करेंगे 0.5 और नीचे 100 आ गया, है ना। 1/2 को सोल्व कर दिया, नीचे 100 रह गया, तो क्या लिख सकता हूँ 0.005। यस, क्लियर है। यस सर। इतना मोल पर लीटर, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन बदल गई। अब देखो यहाँ पर इसने यही चीज निकाल रखी है यार, 005 का मतलब यही होता है ना, ये देखो 5 × 10⁻³ ये यही निकाल रखी है, कुछ नहीं किया, 5 × 10⁻³ समझ में आया। नई मोलैरिटी निकाल ली, M1V1 वाली इक्वेशन का यूज कीजिए, सीधा आप स्ट्रेट लाइन के अंदर यूनिटरी मेथड लगाइए, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। यूनिटरी मेथड से मैंने समझा दिया, समझ में आ गया सबको। सर आगे अब अगर इसकी मोलैरिटी बदल गई, क्योंकि ये 50 ml जो था वो 150 ml में मिल गया, तो जो 150 ml वाला था उसके भी तो 50 ml बढ़ गए, उसकी मोलैरिटी 0.08 मोल पर लीटर थी, तो उसकी मोलैरिटी भी बदलेगी, तो उसकी मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, तो भाई यहाँ पर हम फिर यानी अब इसकी मोलैरिटी निकालते हैं। यहाँ पर इसने क्या बोला, 150 ml इतना सॉल्यूशन CaNO3 और इस ये 0.08 ml NH4 ट्वाइस SO4, तो NH4 ट्वाइस SO4 की भी हम मोलैरिटी फिर से निकालेंगे। तो देखो अब जरा ध्यान देना, CaNO3 ट्वाइस, इसकी मोलैरिटी बदल गई थी इतने मोल, तो इसमें कैल्शियम कितना मोल होगा, कैल्शियम सेम मोल होगा या डबल होगा, सेम होगा ना यार, NO3 Yes. डबल होगा, तो कैल्शियम के मोल सेम होंगे, तो कैल्शियम के मोल तो सेम आएंगे। ये समझ में आ गया। यस सर यहाँ पर देखो कितना डीप कॉन्सेप्ट से मोल कॉन्सेप्ट लग रहा है, कितना डीपली मोल कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है ना। उसका एक ही रहेगा, उसके 2 हो जाएंगे, वो डबल हो सकता है, वो सिंगल रहेगा, है ना, फिर उसका स्केयर होगा कि नहीं होगा। कितना डीपली आपको इन चीजों को सोचना पड़ेगा, तब आपको बहुत आसान लगेगा। दैट इज व्हाई ये आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आता है सोल्युबिलिटी, आयनिक सोल्युबिलिटी, है ना। जब ये चीजें समझ में आएंगी तो आयनिक इक्विलिब्रियम भी आसान हो जाएगा। आप लोगों ने बोला था आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा टिपिकल है और थोड़ा काम भी करना पड़ेगा, तो डेफिनेट है, ठीक है भाई, क्लियर है। यस थोड़ा थोड़ा Yes. लिटिल करेंगे, कुछ लिटिल पीछे वाले क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे आप लोग उसे याद करते रहिए। PYQs भी चलेंगे, थोड़ा एक टॉपिक भी चलेगा, ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है तो इस पर थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, नो वरी, है ना। अब देखो आगे कैलकुलेशन ऑफ सल्फेट आयन, क्योंकि हमें तो कैल्शियम सल्फेट निकालना है, तो सल्फेट तो इसमें है सिर्फ, तो इसकी मोलैरिटी बदल गई सॉल्यूशन की, इस सॉल्यूशन की, तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या करें, तो M1V1 M2V2 यहाँ पे भी लगेगा। M1 इसकी मोलैरिटी 0.08 थी,
और V1 इसका 150 ml था, और बाद में V2 हो गया 200 ml, और M2 मुझे पता नहीं कितना है, तो मैंने M2 निकाल लिया। M2 निकला 6 × 10⁻²। ऐसे भी निकाल सकते हैं, सीधा शॉर्टकट, वहां से निकालना चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं। इट्स ऑल ओवर योर चॉइस, दोनों तरीके से कीजिए। पेपर में फिर जो तरीका आसान लगे उससे करो। समझ में आया कि जब दोनों तरीकों से अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर वाला तरीका आसान लगे, पेपर में अपने आप वो आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं जरा, बढ़े आगे। क्या करें, सल्फेट की कंसंट्रेशन निकालेंगे। यहाँ सल्फेट देखो, NH4 ट्वाइस, सल्फेट तो एक ही लगा हुआ है। इन्होंने आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ सल्फेट डबल भी हो सकता था, तो डबल होता तो हम इसकी कंसंट्रेशन डबल कर देते, लेकिन ये एक ही है तो सेम कंसंट्रेशन वही रहेगी, मोल पर लीटर। यस, समझ में आ गया? यस सर। तो मेरे पास सल्फेट की कंसंट्रेशन है और कैल्शियम की कंसंट्रेशन है ना? कैल्शियम सल्फेट का KSP निकालना है, कंसंट्रेशंस मेरे पास है, तो कैल्शियम सल्फेट का KSP कितना निकलेगा? 5 × 10⁻3। ये रही कैल्शियम की कंसंट्रेशन, और सल्फेट की दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई दोनों की पावर 1 है, तो मुझे पता है ये आयनिक प्रोडक्ट आ गया। अब ये आयनिक प्रोडक्ट क्यों है? हम तो पहले इसको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कह रहे थे, अब ये आयनिक प्रोडक्ट आ गया, कैसे? इसका रीजन बताएगा कोई मुझे? सर क्योंकि अभी इन्होंने बोला ना प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, तो यानी बढ़ चुकी है कंसंट्रेशन पहले ही, तो नहीं, KSP से उन्होंने पहले। कहा है कि प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा, मतलब हमें सर- नहीं पता कि ये सैचुरेटेड है कि नहीं है, ये पूरा घुलेगा कि नहीं घुलेगा हम नहीं जानते। तो जो प्रोडक्ट निकलेगी वो आयनिक प्रोडक्ट निकलेगी, वो सोल्युबिलिटी नहीं निकलेगी, क्योंकि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है? जब सैचुरेटेड हो चुका हो, उससे ज्यादा घुले ही ना। अब इन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि इससे ज्यादा घुलता नहीं है, उन्होंने बोला पता नहीं घुलेगा कि नहीं, तो हम जो भी निकाल रहे हैं हम उसको आयनिक प्रोडक्ट का नाम देंगे, क्योंकि उसे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं बोल सकते। अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे तो मुझे पता होगा कि 100% घुल जाएगा, और साथ में इससे ज्यादा नहीं घुलेगा। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जितना है उतना घुल जाएगा, और वो इससे ज्यादा नहीं घुलेगा। यस, गॉट इट गाइस? यस यस सर। सर। तो इसलिए ये आयनिक प्रोडक्ट निकलेगी, तो हमने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, आयनिक प्रोडक्ट निकाल दी 3 × 10⁻⁴। अब देखो भाई, उसने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो दे रखी थी भाई साहब ने, KSP 4 × 10⁻⁵ और 3 × 10⁻⁴। बताओ बड़ा कौन सा है? 3 × 10⁻⁴। -4 बड़ा है, ठीक है। 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 गुने से फर्क पड़ सकता है, 3 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बड़ा है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम अगर प्रोडक्ट है तो वो घुल जाएगा, अगर ज्यादा है आयनिक प्रोडक्ट तो वो नहीं घुलेगा, वो प्रेसिपिटेट आएगा। क्लियर है? यस सर। तो ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, देख लो। Hence precipitate of calcium sulfate will form, precipitate बनेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आगे लेके जाएं एक स्टेप, कितना बनेगा प्रेसिपिटेट, जो मैं यहीं पे बता रहा था, कितना प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कितना मोल कैल्शियम सल्फेट बाहर निकल जाएगा, बता सकता है कोई? कितना मोल कैल्शियम सल्फेट बाहर निकल जाएगा, क्या कोई कैलकुलेट कर सकता है? सर 3 × 10⁻⁴ में से माइनस कर देंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। ठीक है, माइनस कर दिया, वो तो सिर्फ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आई ना, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से उसकी सोल्युबिलिटी निकालेंगे फिर। हाँ, यस सर। वो जो सोल्युबिलिटी आएगी, मतलब उतना मोल पर लीटर, उतना मोल वो 1 लीटर के साथ बाहर निकल जाएगा, और जितना 1 लीटर से सारी चीजें 1 लीटर सॉल्यूशन के ऊपर ही बेस्ड हो रही हैं, तो वो उतना मोल बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? पर लीटर में वो कितना प्रेसिपिटेट होगा। हाँ भाई, सबको समझ में आया? यस सर। बाकी ये सर आ गया। देखो ये क्या करेंगे, 4 × 10⁻⁵, ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट थी, ठीक है। इससे ज्यादा हो रही है ये तो ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करते होते हैं, पता है? माइनस दिस, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये माइनस कैसे होएगा यार? 10 पावर नीचे लगानी पड़ेगी, तो माइनस होने वाले नहीं है। 4 0 है ना, इसकी भी 5 0, ठीक है। करो जरा माइनस, देखें कितना आएगा भाई। 4 0 और 5 0, 2.6। ये नीचे 10⁻⁵ आ गया, ठीक है। ये आ गया 5, तो 10 बचा, 30 -4, यही आएगा ना, 26। यस सर। 26 और मल्टीप्लाई में 10⁻⁻⁵, ठीक है। ये आ गया इतना, ये क्या है मेरे पास? ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, तो KSP है ना, आयनिक प्रोडक्ट कह लो, ठीक है, KIP, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट है ये। तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होती है भाई? आयंस की मल्टीप्लाई होती है, तो वो क्या करें हम, अगर एक S है तो दूसरा भी S होगा उसकी सोल्युबिलिटी, क्योंकि ये तो दोनों की पावर 1 1 आ रही है, ठीक है। तो ये S² होगा, तो मुझे पता है S² इक्वल है 26 ×
n रेज पावर -5। s की वैल्यू निकाल लो, तो s इक्वल क्या आएगा, अंडर रूट 26 पॉइंट नहीं सॉरी मल्टीप्लाई है 26 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। ठीक है, समझ में आ गया, ये s आ गया, मतलब इतना जो है ये सोल्यूबिलिटी है, मतलब सोल्यूबिलिटी का मतलब कंसंट्रेशन आ जाएगी, इतनी कंसंट्रेशन नहीं घुलेगी, वो बाहर निकल जाएगी, वो प्रेसिपिटेट बन जाएगी। ठीक है बेटा, यस सर। सबको क्लियर हो गया ना, इतनी कंसंट्रेशन बाहर निकल जाएगी, दैट्स इट। चलो भाई, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड टू 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसका तो कोई मतलब नहीं है ना, डिग्री सेल्सियस तो फिक्स रहता है। 4 कैल्शियम सल्फेट केएसपी दे रखी है, कैल्शियम सल्फेट की केएसपी दे रखी है 9 × 10⁻⁶, ये इसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, और वो कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1 ग्राम पूरा घोलना है मुझे, 1 ग्राम पूरा घोलने के लिए कितना पानी चाहिए मुझे, कैल्शियम सल्फेट की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट उसने दे दी, तो मैं यहाँ पर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ही फायदा उठाऊंगा, उससे सोल्युबिलिटी निकाल लूंगा। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मुझे पता है कैल्शियम सल्फेट की क्या होती है, s²। अभी अभी हमने पीछे जिक्र किया था, ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर पीछे वाला सारा समझ में आया है तो सीधा सीधा दिख रहा है, वो s होगा वो भी s होगा, दिख रहा है ना। यस सर। हाँ भाई, s² समझ में आ रहा है। अब मैं यह इक्वेशन लिख के फिर से बताऊं s² क्या होता है, जल्दी बोलिए। नहीं सर। ठीक है, ठीक है, तो ये सीधा s² आ गया KSP, तो s की वैल्यू निकाल ली, ये लो s की वैल्यू आ गई। अब s अपने पास आया 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर, यानी क्या कह रहा है ये कि इतने, ये इसकी सोल्युबिलिटी होती है कि इतने मोल आप कैल्शियम सल्फेट डिसोल्व कर सकते हो 1 लीटर सॉल्यूशन में। बट उसने बोला 1 ग्राम के लिए कितना पानी चाहिए, तो मोल के ग्राम बना लो, ये मोल मल्टीप्लाई में इसका मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास क्या होता है, ग्राम। यस सर। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई की तो मेरे पास आ गए ग्राम, ग्राम आ गए इतने, तो यानी कि इतने ग्राम 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम पर लीटर, क्योंकि वो पर लीटर में ही था ना, तो ये पर लीटर ही रहेगा, ये याद रख लेना है ना, मोल पर लीटर। तो मैंने मोल के ग्राम बनाए हैं, तो 1 लीटर में इतना मोल घुल सकता, मतलब 1 लीटर में इतने ग्राम घुल सकता, तो 0.4 ग्राम मेरे पास कैल्शियम सल्फेट डिसोल्व हो सकता है 1 लीटर में। मुझे एक ग्राम पूरा घोलना है, अब तो निकाल ही सकते हो सम, 0.408 ग्राम डिसोल्व होता है 1 लीटर में। अब मुझे 1 ग्राम कितने में डिसोल्व होगा, 1 के लिए क्या करते होते हैं, डिवाइड हमेशा, 1 डिवाइडेड बाय 0.408 इक्वल कितना आ जाएगा, ये यही कर रखा है इसने, 2.45 लीटर। यानी 1 ग्राम अगर आप कैल्शियम सल्फेट घोलना चाहते हो पूरा का पूरा, तो आपको 2.45 लीटर, लगभग 2.5 लीटर पानी चाहिए होगा, तब कैल्शियम सल्फेट पूरा घुल जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब जो एक चीज देखो, इसको हम उससे जोड़ सकते हैं, हार्ड वाटर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोरेट होते हैं, पता है यस सर। हार्ड वाटर के अंदर। तो यहाँ आप उसको उठा लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट होता है पानी में, तो हमें पता है 2.5 लीटर में 1 ही ग्राम होगा, लेकिन वो 2.5 लीटर में 1 ग्राम भी हमारे साबुन की बैंड बजा देता है, हमारे सिर पर चिपक जाता है ना, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। हैवी नहीं, हार्ड। हैवी तो वो होगा जिसमें H की जगह पर D होगा, D भारी होता है ना, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से डबल भारी, हैवी वाटर। हार्ड वाटर जो साबुन के साथ में झाग नहीं बनाता, अब साबुन के साथ झाग तो कैल्शियम बना लेता है, समझ गए ना, तो इसलिए कैल्शियम जुड़ जाता है, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोरेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोरेट होते हैं जो इसको बनाते हैं। तो इस, अब यहाँ से हम एक चीज निकाल सकते हैं कि 2.5 लीटर में मैक्सिमम 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट आ सकता है, ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फायदा है, ये वहां पर भी यूज हो सकता है, वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उसको जोड़ के भी। समझ में आ रही है गहराई कॉन्सेप्ट की, कि उससे Yes. जोड़कर वो रिलेट कर सकता है। तो आपको बोलेगा कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो 9 × 10⁻⁶ है कैल्शियम सल्फेट की, ठीक है, और समुद्री पानी हमने ले लिया, तो बताइए कि 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट बाहर निकालने के लिए आपको मतलब कितना समुद्री पानी होगा जिसमें 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट बाहर निकल जाए, या फिर 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट उसमें घुला हुआ हो, कितना समुद्री पानी ले, तो उसका आंसर भी 2.45 ही आएगा। यस, समझ में आया? यस सर। एक और क्वेश्चन बन गया जिसमें आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। ठीक है सर। ठीक है, आवाज अंदर से अंदर से आवाज आ रही है यार, सारे बच्चे भूखे हैं क्या, या फिर आज सोच रहे होगे सर ने तो आज पकड़ लिया हमें ना, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन करवा रहे हैं यार। क्वेश्चन देखो मोल कॉन्सेप्ट के ही है, मैं नहीं कहूंगा कुछ अलग है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था,
सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वो मैंने आपको करवा दिया, एक लिटिल सा फॉर्मूला अलग हुआ है, अगर आपको लगे कि ये अलग है तो, हालांकि वो मैंने थ्योरी में बता रखा है, एक आधा क्वेश्चन भी शायद मैंने उसमें करवा रखा है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, 11th में तो करवा रखा है, आप लोग तो थे नहीं मेरे पास 11th में, है ना, 12th में हो। चलो आज समझ लो कि आज करवाया। समृद्धि बोल रही क्लास कब तक होगी मुझे पता था ऐसा कोई आंसर क्वेश्चन आने वाला है ना, सब बोर हो रहे हैं। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन आसान है तो करवा देता हूँ, वरना लास्ट ही था वो, नहीं है आसान, ठीक है, सीधा नहीं है। चलो ठीक है, मैं यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, ठीक है बेटा, छोड़ दूं क्लास, बंद कर दें, यही ठीक रहेगा, है ना। सोल्युबिलिटी वाला सारा कर लेना, और जो मैंने पहले पीडीएफ भेजी थी उसके सारे पीपीटी, उसके सारे क्वेश्चंस जरूर कर लेना, जो मैंने करवाए थे, जो नहीं करवाए उसे छोड़ सकते हो, और जो आज करवाया ये दोनों काम जो मैंने करवा दिया कम से कम उतना जरूर करो, उससे ज्यादा कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बहुत बढ़िया, लेकिन उससे कम मत करो। समझ में आ रहा है, जो मैंने करवाया कम से कम वो करो, फिर अपना जो भी काम करना चाहते हो, एक्स्ट्रा करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं फिर, ठीक है, मेरे को पता है ज्यादा हैवी हो जाएगी वरना, बट इसके ऊपर बेटा मत्था तो देखो मारना पड़ेगा, ठीक है। और मैं गारंटेडली बोल रहा हूँ, एडवांस लेवल ना टीचर्स के भी हवा टाइट हो जाती है उसको करवाने में और उसको समझाने में, तो बच्चों को तो बेटा समझने में दिक्कत आएगी आएगी। जो टीचर कई सालों से करवा रहे हैं वो भी क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, वो डिटेल नहीं दे पाते, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। समझ में आई बात, मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं, एडवांस का क्वेश्चन दे दो, एक एक घंटा लगे रहेंगे, उसके बाद में उनको बोलो ना सॉल्यूशन कर लो, सब कुछ कर लो, अब समझा दो बस हमें, वो फिर भी समझा नहीं पाते हैं, मतलब उनको सॉल्यूशन देने के बाद भी वो समझा नहीं पाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। नो वरी अबाउट दिस। तो आप लोगों को अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैंने समझाया और फिर समझ में नहीं आ रहा तो बड़ी बात है, बुरी बात है, उसको अब तो जरूर करना है। समझ में नहीं आया तो मेरे से दोबारा पूछो, बट उसको करना है डिटेल में, अच्छे तरीके से कर लो, ठीक है, ताकि कुछ भी मिस ना रहे। और वो समझ में आ गया ना तो बहुत हैवी लेवल समझ जाओगे आप, तो उससे कुछ लाइट लेवल, क्योंकि हमें 50% क्वेश्चन ही करने हैं, तो उससे कुछ लाइट लेवल आप पेपर में बहुत आसानी से कर पाओगे। समझ गए ना, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ थोड़ा हैवी लेवल, एडवांस इसी को बोलते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को डाउट